हेलो एवरीवन, हाय गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? हेलो 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 हेलो, हाय गुड इवनिंग, कैसे हो भाई? डन। ओके ग्रेट, हाय गुड इवनिंग सभी को, हेलो। होपफुली आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे एंड बहुत ही मस्ती में होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे कल की क्लास करके, डीपीपी सॉल्व करके बहुत ही अच्छा फील हुआ होगा, राइट? नाउ इट्स टर्न नेक्स्ट चैप्टर। दैट मीन्स कि अभी ये समय है आप लोगों के क्लास इसका, तो अभी समय है आप लोगों के क्लास का। दैट मीन्स बोला जाए तो आज हम लोग करने वाले हैं क्या? कोई गेस करेगा? कोई गेस करेगा आज हम लोग क्या करने वाले हैं? डन, चलिए ओके डन, स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम लोग करने वाले हैं पोइट्री पोर्शन को, आज हम लोग करने वाले हैं पोएम को। तो होपफुली, थैंक यू खुशी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव। ओके डन, स्टार्ट करो, आ जाओ भाई, आ जाओ सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। आज हम लोग करने वाले हैं पोयम, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोम्स बोलते हैं। हम लोग कभी भी ना इसे पोयम नहीं बोलते, दैट वन इज नोन एज अ पोम्स। इसे पोम्स बोलते हैं, ठीक है, बट स्टिल वी आर इंडियन, वी आर बिहारी, दिल से हम बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है जी, है ना। दैट द रीजन वी ऑलवेज कॉल इट पोयम, है ना, बट इसे इसका प्रोनाउंसिएशन इज पोम्स। ओके ग्रेट, आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो है ना क्लास 12th का, भाई मैं एक चीज ना, सबसे पहले एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ। मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से एक चीज बताया है कि सारी चीजें मिक्सअप होके चलेंगी, ठीक है। आपका मैं प्रोज भी करवाऊंगी, कहानी भी पढ़ाऊंगी, मैं पोयम भी करवाऊंगी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी करवाऊंगी और ग्रामर भी करवाऊंगी। तो आप थोड़ा सब्र रखेंगे ना तो सारी चीजें होंगी, ठीक है। थोड़ी सब्र रखिए, आज तो ये तीसरा दिन ही है ना। सबसे पहले आप लोग जो हाइपर होते हैं ना कि मैम ये कब, मैम ये कब, ये नहीं करना है गाइज, ये नहीं करना है। पेशेंस बहुत बड़ा की है हमारी लाइफ में। आपको पता है जिसके अंदर पेशेंस है ना वो इंसान जिंदगी में बहुत आगे जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरे अंदर भी पेशेंस नहीं है। मतलब मैं भी बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ, मैं भी बहुत हाइपर इन अ सेंस व्हाट, कि गुस्सा आना, या फिर सिर्फ यही हाइपरनेस नहीं है, किसी चीज के लिए वेट नहीं कर पाना, है ना। हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं होती है किसी चीज के लिए इंतजार करने का, राइट। तो हमें उस चीजों को ठीक करनी है और पेशेंस लानी है। आई एम नॉट इग्नोरिंग एनी वन। हेलो नैन्सी, हाय बच्चा, कैसे हो? एंड आपका चैट रेट जो होता है वो बहुत स्पीड होता है, तो मैं एक एक बच्चे का नेम नहीं ले पाती हूँ, बट मैं सभी का कमेंट जरूर पढ़ती हूँ। थैंक यू शिवम, थैंक यू। ओके, तो चलिए, दुर्गा आनंद, थैंक यू। विधि, हेलो हाय। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्लासेस। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं अपना पोयम का चैप्टर नंबर फर्स्ट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट थिंकिंग अबाउट कि भाई गो का स्पेलिंग तो हम लोगों ने पढ़ा है GO, तो आपने यहाँ पे GOE क्यों लिखा है? व्हाट वाज द रीजन वाई? हमने क्यों, आखिर किस वजह से जो है मैम हमने यहाँ पे गो का जो स्पेलिंग है वो GOE लिखा है? क्या वजह है, क्या रीजन है? मुझे आप रीजन बता दो, है ना। मन में एक ही सवाल तो चलता है कि क्या रीजन है, मुझे रीजन बता दो मैम, कि आखिर क्या वजह है कि हमने गो का स्पेलिंग गोई लिखा है ना। इसे गोई पढ़ेंगे ना हम, तो नहीं नहीं, इसे पढ़ते तो गो ही है, बट ये लिखा हुआ इसमें गलत है ना, यही सोच रहे हो? नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। नीलेश प्लीज यहाँ पे ध्यान दे रहो, ठीक है, प्लीज सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। हाँ, कल हम लोग ओल्ड इंग्लिश करेंगे। नहीं कल नहीं, नेक्स्ट टाइम ना, नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट पोयम करेंगे, सेकंड पोयम देन ओल्ड इंग्लिश। ओके, चलिए डन, यहाँ पे ध्यान देंगे। गुलशन हेलो हाय, सोनिका, सोनाक्षी, निशा हेलो। चलिए देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैम क्या है, यहाँ पे गोई क्यों लिखा हुआ है? तो देर इज अ रीजन। ये जो पोयम है ना, ये पोयम ओल्ड इंग्लिश के टाइम में लिखा गया था, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश के टाइम पीरियड में लिखा गया था। अभी आपको ओल्ड इंग्लिश के बारे में उतना आइडिया तो नहीं है, बट स्टिल डोंट नीड टू वरी।
हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, उसमें हम लोग ओल्ड इंग्लिश करने वाले हैं. विच वन इज योर पार्ट ऑफ स्टोरी ऑफ इंग्लिश चैप्टर नंबर 1. तो जो हमारा बहुत पहले जो इंग्लिश था ना, वो बिल्कुल डिफरेंट था. आज जो इंग्लिश है ना, वो बहुत अलग है, और पहले की इंग्लिश बहुत अलग थी. ठीक है, हेलो निरंजन. पहले की इंग्लिश बहुत अलग थी. तो ये है हमारा मॉडर्न इंग्लिश. क्या है हमारा? ये हमारा मॉडर्न इंग्लिश. ठीक है, याद रखना, ये हमारा मॉडर्न इंग्लिश है बच्चे. और ये हमारा कौन सा इंग्लिश है? तो दैट वन इज अ ओल्ड इंग्लिश. इज दिस क्लियर? तो आज हम लोग करने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. इसका मतलब क्या है भाई? प्रिय प्यार है ना. स्वीटेस्ट लव दैट मीन्स मेरी प्रिय. ठीक है, स्वीटेस्ट लव दैट मीन्स कि मेरी प्रिय. आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूं. अब ये इतना तो पता चल गया है कि यदि चैप्टर के नेम में ही क्या है, यदि चैप्टर के नेम में ही मैम प्यार की जिक्र की गई है, तो हमारा चैप्टर भी किस चीज के ऊपर होगा? हमारा चैप्टर भी प्यार के ऊपर होगा. इतना दिल बनाना सही नहीं है, राइट? इतना दिल बनाना सही नहीं है. एक दो दिल बनाते हैं, है ना. तो ये तो समझ में आ गया है कि ये चैप्टर किसके ऊपर होने वाला है. तो ये होने वाला है प्यार के ऊपर. ठीक है, चलिए डन. यहाँ तक सभी को क्लियर बहुत अच्छी तरीके से हो चुका होगा. तो आज हम लोग पोयम नंबर 1 करेंगे. सारे बच्चे प्लीज मेरी बातों पे और मेरी चीजों पे और यहाँ पे लिखी हुई बोर्ड पे एक एक चीज के ऊपर ध्यान देना. ठीक है, जो भी करवाऊंगी डीप एक्सप्लेनेशन के साथ करवाऊंगी, ताकि आपकी एक एक क्वेरी जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए. ठीक है, हेलो साक्षी. स्टार्ट. आगे बढ़ते हैं. द फर्स्ट थिंग इज दिस कि आज आप करवाने क्या क्या वाली हो, राइट? आज आप क्या करवाने वाली हो? देखो, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है, सब बोलते हैं. बट आप मैम एक बात बताओ, आज की डेट में हम प्यार नहीं करेंगे तो प्यार कब हम करेंगे? थैंक यू. मेरे पे नहीं ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान देना है. ठीक है, मैं इतनी सुंदर है हूं ही नहीं, मुझे पता है. यदि तुम लोगों के लिए सुंदर मैम ले आती तो तुम लोग सुंदर मैम के ऊपर ध्यान देती. मैं सुंदर ही नहीं हूँ, तो मुझ पे क्या ध्यान दोगे गाइस? आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए, है ना. तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, बट डोंट नीड टू वरी गाइस. बहुत जल्दी तुम्हारी मैम भी सुंदर हो जाएंगी, सुंदर ब्यूटीफुल हो जाएंगी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. बट अभी नहीं. पार्लर वालर जाऊंगी गाइस, पार्लर में जाकर फेशियल करवाऊंगी, है ना. पार्लर में जाकर मैं भी ब्यूटीफुल से मेकअप्स करूंगी तो सुंदर दिखूंगी मैं भी, टेंशन मत लो. स्टिल अभी क्या है, सोकर उठो, बाल में कंघा करो, एक लिपस्टिक लिप बाम लगा लो, कान में पहन लो, दौड़ते हुए आ जाओ. दैट्स ऑल. कोई रूटीन नहीं है मेरा, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं. ठीक है, चलो. ओके डन. थैंक यू, थैंक यू. आज हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं लेखक के बारे में. ठीक है, राइटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. क्या करने वाले हैं आज हम लोग? सबसे पहले जो है राइटर के बारे में पढ़ेंगे. हम लोग हमेशा हर दिन जो भी चैप्टर होगा उस चैप्टर के लेखक के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, देन उसके बाद चैप्टर एक्सप्लेनेशन करेंगे. चैप्टर का जो है चीजें जो भी है हम लोग डीप में समरी जिसे हम बोलते हैं उसे अच्छे से पढ़ेंगे. मेन पॉइंट्स करेंगे. विच वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, विच वन इज अ वेरी रैपिड रिवीजन के लिए, है ना. रैपिड रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना. रैपिड रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे आप लोग एक नंबरिया बोलते हो. एंड देन हम लोग जो है बच्चा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे. क्या करेंगे? देन हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे. दिल से धन्यवाद. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माही, थैंक यू. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन आंसर करेंगे. ठीक है, इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? नीतीश, तुम्हारा नाम कोई भूलेगा कैसे, मुझे ये बताओ. तुम रोज एक एक क्लास में एक एक घंटे तक बोलते हो. आप मुझे भूल तो नहीं गई हो ना? तो तुमको, मुझे लगता है कि मेरी शादी होगी तो मैं अपने पति को भूल जाऊंगी, पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी. सच्ची मुझे ऐसा लगता है. जब मैं मर भी जाऊंगी ना तो मुझे से पूछेगा यमराज कि तुम्हें पता है कि गौरव बैच का एक स्टूडेंट था जिसका नाम साइलेंट किलर था, उसका नाम अजीत था. तो मैं बोलूंगी हाँ हाँ मुझे याद है, उसको मैंने पढ़ाया था, है ना. चलो डन. ओके ग्रेट. यहाँ तक सभी को ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. दिस वन इज आप लोगों के लिए, मतलब दिस वन इज फॉर योर, लाइक एक छोटा सा हिंट जो होता है ना वो प्रोवाइड करने के लिए कि आज के लेक्चर में हम इन चीजों को कवर अप करेंगे. ठीक है, तो ये कवर अप करने के लिए ना हमें चीजें जानना जरूरी है कि हम लोग क्या क्या कर रहे होंगे, वरना पता ही नहीं चलता है कि कब क्या चीज आ गया. अभी पता है कि सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में पढ़ेंगे, फिर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे. ईच एंड एवरीथिंग हम लोग आज करने वाले हैं. ठीक है, चलिए ग्रेट. आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग. सबसे पहले भाई हम लोग क्या करने वाले हैं मैम आज? तो हम लोग आज करने वाले हैं प्यार की वर्षा, है ना. क्या करने वाले हैं आज? हम लोग करने वाले हैं प्यार की वर्षा, बिकॉज ये आपका चैप्टर है प्यार के ऊपर.
आप लोगों ने सुना है, देखो मेरा बहुत सारा कंसर्न ना प्यार के ऊपर बहुत होता है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मुझे किसी से प्यार है, गाइस मुझे किसी से प्यार नहीं है। ओके, बस आप लोगों को समझाने के लिए है। क्या होता है कि हम लोग अक्सर, हमें फीलिंग्स आती है हमेशा हर एक दूसरे इंसान के लिए। आज हम इनसे मिले, हमने कहा इसके लिए फीलिंग्स आ गया, मुझे उससे प्यार हो गया। आप देखते हो कि आजकल, मतलब रिसेंट में मैं देख रही हूँ कि किसी के 7 ईयर का रिलेशन है, ठीक है, वो टूट गया। किसी का 4 ईयर का रिलेशन है, वो टूट गया। ठीक है, इतना ही नहीं बच्चा, किसी की शादी हो चुकी है, किसी ने, भाई मैं ये मानती हूँ कि किसी ने शादी कर ली, भाई शादी भी टूट गया। तो आज के जनरेशन में हम रियल प्यार किसे कंसिडर करें? यदि बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हम लोगों से प्यार नहीं करते हो आप, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, मतलब किसी और से नहीं, सिर्फ आप लोगों से, सिर्फ आप लोगों से। ठीक है, तो क्या है बच्चा, मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग ये कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हम लोग ये कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं कि यदि हम लोग रिलेशनशिप में है, दैट वन इज नॉट अ रियल। इफ वी आर डूइंग लाइक अ मैरिज, है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। तो इफ लाइक हम लोग जो एक पार्टनर चूज कर रहे हैं, है ना, एंड उसके साथ शादी रचा रहे हैं, तो आफ्टर मैरिज हम लोग ये भी कंसिडर नहीं कर पा रहे कि दैट वन इज अ रियल लव। ओके, हम वहां पे भी क्या कर रहे हैं, स्विच कर दे रहे हैं। हार्दिक पांड्या को देख लो भाई, हार्दिक पांड्या को देखकर यकीन हो गया, उस इंसान ने कहा था देयर इज ओनली व्हाइट एंड ब्लैक, नो ग्रे इन बिटवीन अस। नाउ अब क्या है भाई, ओनली ग्रे ग्रे, ब्लैक ब्लैक ही दिख रहा है मेरे को व्हाइट एंड ब्लैक कहीं नहीं दिख रहा है? मुझे ये बताओ भाई, उसका स्टेटमेंट था ना कि देयर इज ओनली व्हाइट एंड ब्लैक, नो ग्रे बिटवीन अस, देन वेयर इज व्हाइट? व्हाइट किधर गई भाई? 1 साल के अंदर में व्हाइट गायब। मतलब शादी को लोगों ने मजाक बना दिया है। तो फीलिंग्स अब पता ही नहीं चल पाता है कि भाई रियल फीलिंग्स क्या है, फेक फीलिंग क्या है। तो प्यार को समझना जरूरी है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्यार क्या होता है, प्यार की फीलिंग क्या होती है, और यदि किसी को प्यार होता है तो हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं दैट वन इज अ रियल लव। और मानव जो है, लाइक ह्यूमन जो है, वो क्या स्ट्रांग है? हम लोग बोलते हैं क्या कि हम लोग बहुत स्ट्रांग है, हम लोग बहुत स्ट्रांग है, हम लोग हर एक सिचुएशन से लड़ सकते हैं, ठीक है, हम लोग हर सिचुएशन से लड़ सकते हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। नीलेश, मैं बिल्कुल मिलूंगी, आप टेंशन मत लो, मैं आपके सपने को जरूर पूरा करूंगी बच्चे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्या करेंगे हम, सबसे पहले आज राइटर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे राइटर कौन है। ओके, तो हमारा जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसके जो राइटर है, उसके जो लेखक है, दैट वन इज जॉन्सडन। जॉन्सडन क्या है? जॉन्सडन हमारे लेखक है, ठीक है। जॉन्सडन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो आपका चैप्टर है, उसके राइटर है, जिनका जन्म जो है बच्चा 1572 में हुआ है, जिनका डेथ 1631 में हुआ है। ये क्वेश्चन डीपीपी में मिल जाएगा, पर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा। पता है ना आपको कि चाहे वो बर्थ हो चाहे वो डेथ हो, ये क्वेश्चन कभी भी इंग्लिश के एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलो ग्रेट। उसके बाद क्या है बच्चा, हमारे जॉन्सडन को मेटाफिजिकल पोइट माना जाता है, आध्यात्मिक कवि माना जाता है, जो सच्चाई, अच्छाई, रियलिटी में विश्वास रखे, फालतू के झूठ, धांधली चीजों में विश्वास न रखे, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया है? इज दिस क्लियर और नॉट? आप लोग मुझे यस मैम में आंसर देते रहना, ठीक है। हमारे पोइट को ना मेटाफिजिकल पोइट कंसिडर किया गया है। ये आध्यात्मिक कवि थे जो रियलिटी में, फैक्ट चीजों में विश्वास रखते थे, ठीक है। रिमझिम बेटा, मैं सर हूं, सर नहीं हूं, मैम हूं, मैम। ओके, तो क्या है कि ये सच्चाई में, फैक्ट में विश्वास रखते थे। यार इन्हें पता था कि मृत्यु एक ना एक दिन होनी है, ठीक है, इन्हें पता था कि मृत्यु एक ना एक दिन होनी है। तो इन्होंने ग्लैडली, ग्लैडली दैट मीन्स खुशी से, मृत्यु को एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, मुझे पता है कि जो इंसान आज जीवित है वो एक दिन मरेगा, है ना संजना? हेलो संजना, हेलो क्यूटी, हाय बच्चा रानी, हेलो सविता, लक्ष्मी, गीतांजलि, हाय बच्चा। क्लियर हो गया? तो उन्हें पता था। तो ये सारा चैप्टर जो है ना टोटली डिपेंड ऑन द डेथ। दैट मीन्स बोला जाए ना, जो हमारे पोइट है, ठीक है, जो सॉरी हमारे जो पोइट है ना, हमारे पोइट ने मृत्यु को बहुत ही खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। उन्हें पता था कि मृत्यु होगी, आज मैं जीवित हूँ, एक दिन मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी, मैं भी मरूंगी। और ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान की मृत्यु एक एज पे हो।
कभी कभी इंसान की मृत्यु एज से पहले हो जाती है, कोई बीमारी हो गया लो इंसान मर गया। कभी कोई बीमारी नहीं भी होता है तो एंजाइटी एंड इतने ज्यादा डिप्रेशन हो जाते हैं, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, इतना डिप्रेस हो जाता है कि एट दैट मोमेंट उसे ऐसा लगता है कि नहीं बाबा मैं तो जिंदगी ही नहीं जी सकता, मर जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमें ये नहीं पता है कि आज मैं हूं कल मैं नहीं रहूंगी, मे बी हो सकता है, और हम लोग उस टाइम यकीन ही नहीं कर पाते कि ओ गॉड कैसे है ये चीज कैसे चेंज हो सकता है, राइट। हम में से बहुत सारे लोग आप देखोगे ना हर एक दिन मतलब कितने सारे लोग मरते हैं, राइट। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो ये चीज हमें मानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी इंसान है ना, लाडो कुमारी, हेलो लाडो कैसे हो बच्चा, जो भी इंसान एक दिन जन्म लिया है एक न एक दिन उसकी मृत्यु होगी, ठीक है। चलिए ग्रेट, आगे क्या बोला जा रहा है, ही वॉज बोर्न इन लंदन। हमारे बेटा जो जॉन्सडन है ना उनका जन्म लंदन में हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स बोला जाए इंग्लैंड में, ठीक है, उनका जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया, उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। इनटू अ प्रोस्पोरस फैमिली, एक समृद्ध परिवार में जिसमें बेटा पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो एक ऐसे परिवार में जन्म लिए थे जहाँ पे वो उनके पास अच्छा पैसा वैसा था, वो अच्छी फैमिली में जन्म लिए थे, आर्थिक रूप से कमजोर नहीं था वो फैमिली, ठीक है। हेलो निशु। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, हियर इज अ कास्ट, रोमन कैथोलिक फैमिली, कैथोलिक इज अ कास्ट, ठीक है। कैथोलिक क्या है मैम, तो कैथोलिक कास्ट है, जाति है। जैसे हम लोगों में यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है ना, होते हैं ना हम लोग, उसी तरीके से वहां पर ना दो तरीके की जाति चलती थी, ठीक है बेटा। लंदन में दो तरीके की कास्ट चलती थी, कौन कौन सा है मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। एक चलता था कैथोलिक, ठीक है, एक चलता था कैथोलिक, किधर लिखूं मैं, हाँ इधर लिखती हूँ, ठीक है। एक चलता था एंटी कैथोलिक, ठीक है, क्या चलता था, एक चलता था एंटी कैथोलिक। एंटी कैथोलिक को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती थी, लोग मानते थे कि उच्च जाति जो है ऊपर में जो है जो ऊंचा जाति का लोग है, दैट वन इज अ एंटी कैथोलिक। तो वहां पर क्या हुआ कि जो हमारे जॉन्सडन थे ना उनकी जाति ना थोड़ी नीची थी, दैट मीन्स बोला जाए कैथोलिक फैमिली से थे वो, कैथोलिक जाति से थे वो। और उनका परिवार क्या था, पैसे से क्या था, व्यापारी था, ट्रेडर्स मतलब होते हैं व्यापारी, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेरी बातों को ध्यान देना। जॉन्सडन हमारे कवि हैं जिनका जन्म बेटा लंदन में हुआ है, और वो एक आध्यात्मिक कवि है जो सच्चाई में विश्वास रखते हैं, ठीक है। अब उनका जन्म ना लंदन में कौन सी जाति में हुआ था, तो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक फैमिली में उनका जन्म हुआ था। कैथोलिक इज अ कास्ट, जाति का नाम हुआ, ठीक है। और वहां पर इंग्लैंड में प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता किसे मिलती थी, तो मिलती थी बेटा एंटी कैथोलिक को। अब हमारे ये थे उल्टे जाति के, तो क्या हुआ कि इनका जन्म व्यापारी परिवार में एंटी कैथोलिक कास्ट में हुआ, समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा जन्म जो है बेटा राजपूत, ठीक है, मेरा जन्म जो है एक डॉक्टर के परिवार में हुआ, ठीक है, एक डॉक्टर के परिवार में हुआ, और बेटा किसके, तो राजपूत के जाति में हुआ, समझ में आया। ये चीज समझ में आ गई होगी ना। वैसे ही इनका जन्म एक व्यापारी परिवार में बेटा कैथोलिक जाति में हुआ, समझ में आया। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू अभिजीत, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज प्लीज आप यहाँ पे पढ़ने आए हो, प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैंने आते ही बोला ना मुझे आपका नाम याद है, मैं सभी बच्चों को देख रही हूँ। आपको क्या लगता है स्पैमिंग कर कर मैं सबका नाम, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज यदि आप अपनी मैम से प्यार करते हो मैं हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसे स्पैमिंग मत करो। मैं पढ़ाने आई हूँ, प्यार से पढ़ते हैं, फिर साथ में देखो समय बचेगा तभी तो हम मस्ती करेंगे ना, तो आप जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लो फिर लास्ट में मस्ती कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो वही चीज बोला जा रहा है कि इनका जन्म लंदन इंग्लैंड में हुआ था, एक अच्छे समृद्ध अच्छा परिवार में हुआ था। वो परिवार पैसे से क्या था, व्यापारी था, ट्रेडर्स थे। और बेटा ट्रेडर्स के परिवार में कैथोलिक जाति में इनका जन्म हुआ था, याद रखना, ठीक है। अब ये जाति को वहां पर लोग ना प्राथमिकता नहीं कहते थे, है बेकार है बेकार है, ठीक है। तो क्या किया गया, जॉन्सडन ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जॉन्सडन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से धक्का मारकर निकाल दिया गया, ये बोलकर कि अरे निकलो यहाँ से, तुम्हारी जाति नीची है,
हम तुमको डिग्री नहीं देंगे, चलो निकलो यहाँ से। मतलब कि सोचो कि यदि किसी बच्चे को उसके स्कूल से ये बोलकर निकाला जा रहा है कि तुम नीची जाति के बच्चे हो, हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, हम तुमको कोई डिग्री नहीं देंगे। सनी कुमार प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। हम तुम्हें क्या नहीं देंगे, हम तुम्हें जो है कोई डिग्री नहीं देंगे, हम तुम्हें अपने यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकते, तुम निकलो। जॉन्सटन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री दिए हुए धक्का मारकर निकाल दिया गया। क्या किया गया? उनकी जाति की वजह से, उनके धर्म की वजह से, ठीक है, उनके धर्म की वजह से बेटा क्या किया गया? उनको धक्का मारकर निकाल दिया गया। समझ में आया? होता है ना, किसी धर्म को ज्यादा लोग मानते हैं तो एंटी कैथोलिक को ज्यादा वहां पे प्रायोरिटी मिलता था और कैथोलिक को प्रायोरिटी नहीं मिलता था। तो इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजियन, धर्म की वजह से, उनकी जाति की वजह से क्या किया गया? उनको धक्के मारकर निकाला गया कि प्लीज आप निकलो, आप हमारे धर्म के नहीं हो, हम लोग कैथोलिक बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग एंटी कैथोलिक को पढ़ाते हैं। हम लोग किसे पढ़ाते हैं? हम लोग एंटी कैथोलिक को पढ़ाते हैं, तो प्लीज आप हमारे यूनिवर्सिटी से निकल जाओ। धक्के मारकर निकाल दिया गया और ये बोला गया कि हम तुम्हें डिग्री भी नहीं देंगे। ठीक है, चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आगे क्या बोला जा रहा है बच्चा? आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि ही स्टडी लॉ, उन्होंने कानून की पढ़ाई की। आगे जाकर दूसरी जगह वो गए, अपना एडमिशन वगैरह लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि उसके बाद वो कौन से यूनिवर्सिटी में गए, बस इतना ये जानना है कि उन्हें कौन से यूनिवर्सिटी से धक्का मारा गया था। तो याद रखना, जो जो अभी आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है वो अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। जो इस चैप्टर के राइटर पोइट कौन है? जॉन्सटन। वो कैसे पोइट है? मेटाफिजिकल पोइट है। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। वो कैसे पोइट है? ब्रिथिस्ट पोइट है, ठीक है। कैसे पोइट है? ब्रिथिस्ट पोइट है। उनका जन्म कौन से परिवार में हुआ था? ट्रेडर फैमिली में हुआ था। कौन से रिलीजियन में हुआ था? रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था, ठीक है, रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। वो कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। कौन से यूनिवर्सिटी से धक्का मारकर निकाल दिया गया था? उनके धर्म की वजह से। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्हें धक्का मारकर निकाल दिया गया था धर्म की वजह से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से कि वो आगे जाकर किस चीज की पढ़ाई की है। तो उन्होंने आगे जाकर बेटा पढ़ाई किया किसका? कानून की पढ़ाई की और धर्मशास्त्र। थियोलॉजी मतलब होता है धर्मशास्त्र। उन्होंने धर्मशास्त्र को पढ़ा और बेटा कानून के ऊपर उन्होंने पढ़ाई की, ठीक है। क्लियर हो गया? उन्होंने धर्मशास्त्र को पढ़ा और कानून के ऊपर क्या किया? उन्होंने पूरी अपनी पढ़ाई जो है कंप्लीट की। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे क्या बोला जा रहा है कि जॉन्सटन को हम सिर्फ इसलिए नहीं जानते कि वो कवि है, वो कविता लिखते हैं, उनको बहुत सारी चीजों के लिए हम जानते हैं। जैसे कि वो गीत भी लिखते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? गीत भी लिखते हैं। ओह शिट, मैंने पेन गलत यूज कर दिया ना। चलो यहाँ पे देखो, ये पोयम क्या है? ये पोयम जो है बेटा आपका इनके द्वारा जो लिखा गया ये पोयम है। ये क्या है? ये एक लिरिक है। आपको पता होना चाहिए कि ये कविता क्या है। ये कविता एक गीत है, ठीक है, ये एक लिरिक है। ओके, चलिए डन, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ो। क्या बोला जा रहा है कि उनको किन किन चीजों के लिए जाना जाता है। मतलब कि दिव्या रुक जाओ बेटा, मैं पहले पढ़ा लूं, उसके बाद डाउट हम क्लियर करते हैं, ठीक है। अब जॉन्सटन को किन किन चीजों के लिए जानते हैं हम लोग? जॉन्सटन को किन किन चीजों के लिए हम लोग रेकग्नाइज करते हैं? तो जॉन्सटन ना अपने गीतों के लिए जाने जाते हैं, सॉन्ग के लिए जाने जाते हैं। सोनेट मतलब क्या होता है मैम? तो देखो बेटा, सोनेट मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख दे रही हूँ, ठीक है। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन का पोयम, ठीक है, 14 लाइन का पोयम। ये कैसा पोयम होता है? 14 लाइन का पोयम होता है। ये 14 लाइन जो होती है ना, दैट वन इज डिवाइडेड इनटू 8 and 6। इसको हम लोग ऑक्टेव बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सेसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेसिस्ट बोलते हैं। मतलब नीचे 6 लाइन होता है, ऊपर 8 लाइन होता है। ऊपर के 8 लाइन को ऑक्टेव बोलते हैं, नीचे के 6 लाइन को सेसिस्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया? मतलब कि इन्हें एक गीतों के लिए जाना जाता है, इन्हें 14 लाइन की कविताओं के लिए जाना जाता है। सटायर्स मतलब होता है बेटा व्यंगना भरी कविता। जैसे हम किसी को ताना कसते हुए मजाक में कोई कविता नहीं लिखते हैं, इन्हें मतलब इन्हें जो है ना इन चीजों के लिए,
व्यंगना लेखन के लिए भी जाना जाता है। व्यंग लेखन मतलब होता है किसी के ऊपर ताना कसते हुए कोई चीज लिखना, तो ये व्यंग लेखन भी करते थे। व्यंग लेखन मतलब कि किसी के ऊपर ताना कसते हुए या फिर मजाक करते हुए कुछ चीजों को राइट डाउन करना, तो ये भी करते थे। उसके बाद बेटा एलजीज मतलब होता है शोक गीत, ये शोक गीत भी लिखा करते थे। क्या करते थे? शोक गीत भी लिखा करते थे। इज दिस क्लियर? ये क्या करते थे? शोक गीत भी लिखा करते थे। साथ में बेटा सरमन मतलब होता है उपदेश, ठीक है, ये उपदेश भी लिखा करते थे। अब आपको याद रखना है कि हमारे जॉन्सटन को किस चीजों के लिए जानते हैं, तो हमेशा दिमाग में याद रखना 1 2 3 4 4S याद रखना। मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, ठीक है। शॉर्टकट क्या है? 4S प्लस E। समझ में आया? मतलब S 4S मतलब क्या? देखो सॉन्ग, सोनेट, सटायर एंड सरमन 4S, और एक बेटा एलजीज, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इनको किस लिए जाना जाता है? तो इनको 4S प्लस बेटा 1E। ओके, गीत के लिए, व्यंगना भरी कविताओं के लिए, 14 लाइन की कविताओं के लिए, शोक गीत के लिए और उपदेश लेखन के लिए इन्हें जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा कि इनको किन किन चीजों के लिए जाना जाता है, और ऑप्शन में ये सब रहेगा। तो आपको क्या करना है? ऑल ऑफ दीज पे टिक करना है, ठीक है। आपको क्या करना है? ऑल ऑफ दीज पे आपको टिक करना है। क्लियर हो गया? जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पर ना ये चीजें आपके कॉपी में, बुक में मेंशन नहीं है, और ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा आपके पास ऐड किया है कि कभी यदि मान लो पूछ दिया गया, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे। तो ये आपके बुक में तो मेंशन नहीं है, बट स्टिल आपको ये चीज याद रखना है कि जॉन्सटन जो थे इस चैप्टर में अपनी वाइफ को छोड़कर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? अभी मैं बताती हूँ। वो उनकी वाइफ का नाम क्या था? एने मोर, ठीक है। एने मोर जो था उनकी वाइफ का नाम था। ये चीज भी याद रखना। ये आपके बुक में मेंशन नहीं है, ये आपके पेपर में भी नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल कभी कभी पूछ देते हैं इसी के लिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। क्लियर हो गया? इनकी वाइफ का नाम क्या था? इनकी वाइफ का नाम था एने मोर। अब इस पोयम में वो अपनी वाइफ को छोड़कर ना कहीं जा रहे थे। वो अपनी वाइफ को इंग्लैंड में ही छोड़कर कहाँ जा रहे थे? तो याद रखना कॉन्टिनेंटल यूरोप, ठीक है। जिसे आपके पेपर में ऑप्शनल में, मतलब जो क्वेश्चन होता है ना उसके ऑप्शन में, सॉरी, कभी भी कॉन्टिनेंटल यूरोप नहीं लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? फ्रांस लिखा रहता है। तो आप लोग ये मत मतलब कंफ्यूज हो जाना कि अरे भाई ये यूरोप, ये फ्रांस मतलब क्या। तो याद रखना यूरोप के मेन आइलैंड पे ही हमारा फ्रांस है। तो दैट्स द रीजन हम लोग यहाँ पर, यदि आपके ऑप्शन में कॉन्टिनेंटल यूरोप आता है तो आप कॉन्टिनेंटल यूरोप पे टिक करोगे, यदि आपके ऑप्शन में फ्रांस आता है तो आपको फ्रांस पे टिक करना है। दोनों सेम होगा, ठीक है, दोनों सेम है। तो वो अपनी वाइफ को छोड़कर इंग्लैंड में ही फ्रांस जा रहे थे। याद रखना डिप्लोमेटिक मिशन पे, मतलब बोला जाए ना तो वो यहाँ पर क्यों जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे, और वो अपनी वाइफ को क्यों छोड़ रहे थे। क्या वो भी अपनी वाइफ को तलाक 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 देना चाहते थे? क्या वो भी किसी और दूसरी लड़की से प्रेम 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 करना चाहते थे? क्या रीजन क्या था? क्या उन्हें भी कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई थी? तो ये सारी चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे पोयम में, ठीक है। ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे पोयम में। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि वो कहाँ जा रहे थे? कॉन्टिनेंटल यूरोप या फिर फ्रांस, दोनों ऑप्शन सेम है। एग्जाम में कभी कभी हमारा क्या लिखा आता है? कभी कभी लिखा आता है कॉन्टिनेंटल यूरोप और कभी कभी लिखा आता है फ्रांस। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या होगा, है ना। तो यदि आपके ऑप्शन में ये है तो आपको इसके ऊपर टिक करना है, यदि आपके ऑप्शन में ये है तो आपको इसके ऊपर टिक करना है, ठीक है। दोनों नहीं आता है बब्बा, दोनों नहीं आता है, कोई एक आएगा, ठीक है। हमेशा ऑप्शन में कोई एक आता है, दोनों कभी भी नहीं आता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर ले। चलो डन, आ जाओ। हमारे इस चैप्टर के राइटर कौन है? जॉन्सटन। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? मेटाफिजिकल पोइट बोलते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है, इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश पोइट कहते हैं। एक अच्छे ट्रेडर फैमिली में उनका जन्म हुआ है। कौन से धर्म में? तो रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्म हुआ है, ठीक है। रोमन कैथोलिक फैमिली इज अ रिलीजियन, ठीक है, ये एक धर्म हुआ, धर्म हुआ, ठीक है। रोमन कैथोलिक फैमिली, दैट वन इज अ रोमन कैथोलिक इज अ रिलीजियन, ठीक है, ये एक धर्म हुआ, ठीक है। ये पूरा जो है ना ये एक धर्म है। एक बच्चा बोला था इसमें कि मैम रोमन मतलब क्या है, तो दैट वन इज अ रिलीजियन नेम, धर्म का नाम हुआ। तो रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से धक्का मारकर निकाल
डाल दिया गया, तो इसीलिए उन्होंने बात को अपने ईगो पे ले लिया और उन्होंने कानून की पढ़ाई की। और थियोलॉजी मतलब होता है धर्मशास्त्र, ठीक है, धर्मशास्त्र याद रखना बच्चे, धर्मशास्त्र, ठीक है। धर्मशास्त्र की उन्होंने क्या की, पढ़ाई की। उन्हें किस लिए जाना जाता है, 4S1E, ठीक है, याद रखना। जॉन स्टन की वाइफ का नाम था एना मोर, ठीक है, एने मोर, ठीक है, क्या हो जाएगा, एने मोर। और बेटा वो जो थे ना फ्रांस जा रहे थे, मतलब दैट मीन्स बोला जाए कॉन्टिनेंटल यूरोप जा रहे थे और डिप्लोमेटिक मिशन पे, दैट मीन्स बोला जाए डिप्लोमेटिक मिशन मीन्स व्हाट। तो दो तरीके से होता है, एक तो होता है कि दूत की तौर पे खबर लेकर जाना, और एक होता है कि किसी चीज की खोज में जाना, ठीक है, किसी चीज के नई खोज में जाना। तो ये जो थे एक नई खोज में गए थे। नई खोज में दैट मीन्स व्हाट, कि ये जो है अभी पोयम में पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, ये किस खोज में गए थे, क्यों गए थे, किस लिए गए थे, अभी सारी चीजें पता चलेंगी, ठीक है। बिकॉज वो चाहते थे कि उनके बिना उनकी वाइफ को जीना आ जाए और वो जो है एक अपनी अकेली जिंदगी को आगे बढ़ा पाए, ठीक है। देखो क्या है पोयम में, स्टार्ट करें। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? एक बार थम्स अप बनाकर शेयर कर दो, एक बार सारे बच्चे थम्स अप बनाकर शेयर करेंगे, देन हम लोग जो है आगे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। प्लीज एक बार सारे बच्चे थम्स अप बनाकर शेयर करो। आदि मैंने जो भी अभी पढ़ाया वो चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, थम्स अप बनाई है। एक बार हम लोग डाउट पे जाते हैं, ठीक है। स्टिल अभी मैंने बताया बच्चा आप लोगों को ये चीज, रिलीजियन दैट वन इज अ धर्म, जाति, जाति है बेटा उनका, जाति धर्म है सॉरी, दैट वन इज धर्म, ठीक है। डिप्लोमेटिक मिशन अभी बताया। मेटाफिजिकल का मीनिंग आध्यात्मिक होता है। एलजीज का मतलब मैंने लिख भी दिया है, शोक गीत है भैया। चलिए डन, ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो ग्रेट। ओके डन, आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम, सारे बच्चे अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। ओके ग्रेट। भाई भाई कितने भाई, बहुत ज्यादा आप लोग वो हो ना, क्या कहते हैं, एनर्जेटिक स्टूडेंट्स। अब देखो इस पोयम में बात की जा रही है लव के ऊपर, किसके ऊपर बात की जा रही है, लव के ऊपर। इस चैप्टर में हमारे जो कवि हैं, विलोव्ड मतलब होता है पार्टनर, वाइफ, प्रेमिका, ठीक है। विलोव्ड का मतलब बहुत होता है, विलोव्ड दैट मीन्स पार्टनर, साथी, प्रेमिका, है ना, पत्नी। तो यहाँ पे जिक्र उन्होंने अपनी पत्नी की है। तो क्या बोला जा रहा है कि द पोइट इज लीविंग हिज विलोव्ड, जो हमारे कवि हैं वो अपनी पत्नी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं। बट एश्योर, एश्योर मतलब होता है यकीन दिलाना, ठीक है। वो अपनी पत्नी को ये भी बोल रहे हैं, उसको उनको ये भी चीजें समझा रहे हैं, यकीन दिला रहे हैं कि वो जो है ना उनसे सच्चा प्यार करते हैं। क्या होता है अक्सर यदि आप किसी को छोड़कर जाते हो तो ऐसा लगता है कि हमें कोई नया मिल गया है, होता है ना, कि यदि हम किसी को कहते हैं कि आई वॉन्ट अ ब्रेकअप, तो दूसरा बोलता है अच्छा बेटा तुमको कोई नया लड़का मिल गया है। तो वही चीजें हैं कि हमारे कवि जो है ना वो अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहे हैं और वो अपनी पत्नी को भरोसा दिला रहे हैं, यकीन दिला रहे हैं। क्या यकीन दिला रहे हैं, कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, मैं किसी और से प्यार नहीं करता। He says he is not leaving because he is tired of her. Tired of her that means थक जाना। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूं, ऐसा मत सोचो कि मेरा तुमसे मन भर गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मन भर जाना, मन भर या बदल गया तू। आई नो डेट कि मैं बहुत गंदी सिंगर हूँ, टिल लीव इट गाइस, आप लोग बहुत बात कर रहे हो, बहुत बात कर रहे हो, इतना बात नहीं करना होता है। और आप लोग ऐसे करोगे ना, आप ऐसे मतलब कंटिन्यूसली आप लोग जो ऐसे चैट करते रहोगे, मैं मना करूंगी तो फिर एक दिन आएगा कि चैट ऑफ करके मैं पढ़ाऊंगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। तो प्लीज गाइज प्लीज 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 अभी पहले इसे समझ लो, उसके बाद फिर मैं चैट ऑन करूंगी, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि हमारे कवि जो है वो अपनी प्रेमिका को छोड़कर जा रहे हैं और वो अपनी प्रेमिका को यकीन दिला रहे हैं। एश्योर मतलब होता है यकीन दिलाना, उन्हें यकीन दिला रहे हैं कि देखो तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं किसी और से प्यार नहीं करता। उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि देखो मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा मन तुमसे भर गया है, मेरा मन तुमसे नहीं भरा है,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेबी, आई लव यू ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, ही प्रॉमिस टू रिटर्न लाइक द सन, वो कहते हैं अपनी प्रेमिका को कि मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि मैं सूरज की तरह वापस आऊंगा। अब देखो यहाँ पर उन्होंने अपनी जर्नी का तुलना किससे किया है, उन्होंने अपनी जर्नी की तुलना सूरज से की है, सन से की है। आपसे पूछा जाएगा कि कवि ने अपनी जर्नी की तुलना किससे की थी, तो सूरज से की थी। उन्होंने कहा कि मैं सूरज की तरह जल्दी आ जाऊंगा, जिस प्रकार से सूरज रात में जाता है और दिन में वापस आ जाता है। हर दिन सूरज रात में जाता है, दिन में आ जाता है, तो तुम फिक्र मत करो, मैं सूरज से भी ज्यादा जल्दी आ जाऊंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, ही एक्सप्लेन दैट मैन पावर इज वीक, वो यहाँ पर बताते हैं कि मैन पावर क्या है, फीवल है। फीवल मतलब बोला जाए कमजोर है। वो कहते हैं कि जो मानव है ना, उनकी जो शक्ति है वो बड़ी ही फीवल है। फीवल मतलब होता है कमजोर, आपके बुक में फीवल वर्ड लिखा होगा, तो याद रखना कि वहां पे कवि कहते हैं कि मानव की जो शक्ति है दैट वन इज वेरी वीक, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है कंपेयर टू द नेचर, नेचर की, प्रकृति की तुलना में। अब देखो ना, बारिश को होना होता है तो बारिश होता है, किसी को मरना होता है तो मरता है, पर इंसान क्या करता है, रोने लगता है। इंसान उस चीज को, मतलब ये नहीं है कि हाँ वो रियलिटी है, मरना रियलिटी है, हर दिन आदमी कोई ना कोई मर रहा है, इसका मतलब क्या हम जीना छोड़ दे, नहीं। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो रो रही है कि नहीं तुम मुझे छोड़ के मत जाओ बाबू, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, मेरे बाबू ने थाना थाया, मैं कैसे बात करूंगी, है ना। तो दैट्स द रीजन यहाँ पे वो कहते हैं कि देखो तुम रो मत, तुम्हें रोता हुआ देख मैं बहुत ज्यादा उदास हो रहा हूँ। क्यों उदास हो रहा हूँ, क्योंकि मानव की जो शक्ति है वो बहुत कमजोर है। ऐसा यदि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम बहुत खुश हो, पर यदि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं तो तुम रो रही हो। देखो नेचर की, मतलब एक ना एक दिन मैं मरूंगा ही, और मैं मरूंगा तो इसका मतलब क्या कि तुम रोने लगोगी, तुम जीना छोड़ दोगी, दैट वन इज नॉट गुड, राइट। चलो आगे देखो क्या बोला जा रहा है, ट्रू लव कांट बी सेपरेट, दैट मीन्स व्हाट, कि सच्चे प्यार को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। अब देखो जो इंसान जिससे सच्चा प्यार करता है ना, भले वो इंसान रहे ना रहे मैटर नहीं करता है, उस इंसान के मरने के बाद भी वो इंसान उससे सच्चा प्यार करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप लोगों का शेरशाह मूवी आया था, शेरशाह मूवी में शेरशाह और बेटा बानी बत्रा, राइट। शेरशाह जो थे हमारे विक्रम बत्रा, वो मर गए थे, पर उनकी जो वाइफ थी, जो कि उनकी प्रेमिका थी, जिनसे उनकी शादी भी नहीं हुई थी, बानी बत्रा, वो आज भी किसी से शादी नहीं की, राइट। आप देख सकते हो, लैला मजनू का एग्जाम्पल ले लो, लैला मरी मजनू मनी, भाई उन दोनों का नाम आज भी लिया जाता है। व्हाई, व्हाट वाज द रीजन, क्योंकि सच्चा प्यार भले इंसान मर जाए उसे कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता। मृत्यु भी, यदि मृत्यु भी आ जाती है ना, तो मृत्यु भी उसे चाहकर कभी भी अलग नहीं कर सकता। इज दिस क्लियर। सोनू इधर से सारी चीजें सॉर्टेड है बेटा, इधर से सब कुछ सॉर्टेड है, ठीक है। चलो आगे देखो, ही बिलीव दैट लवर हु लिव फॉर द ईच अदर, उन्हें विश्वास है कि जो प्रेमी एक दूसरे के लिए जिंदगी जीते हैं, कि बेबी मैं तुम्हारे लिए जिंदगी जीऊंगा, तुम मेरे लिए जिंदगी जियो, उसे कभी भी एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो इंसान एक दूसरे से सच्चा प्यार करता है, जो इंसान एक दूसरे के लिए जीता है, जो इंसान एक दूसरे की फिक्र करता है, उस इंसान को चाह कर भी हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर और नॉट, टेल मी एवरीवन। दिस वन इज योर चैप्टर, दिस वन इज योर मेन पॉइंट, दिस वन इज द डीप पॉइंट ऑफ योर चैप्टर। टेल मी इज दिस क्लियर और नॉट, नॉट क्लियर हो गया, एक बार थम्स अप बना दो बाबा। भाई लंदन और इंग्लैंड में बच्चों को फर्क नहीं पता चल रहा है। आई एम फीलिंग वेरी गुड। टायर्ड मतलब होता है थक जाना, ठीक है, और टायर्ड ऑफ मतलब होता है मन भर जाना, ठीक है। दिस वन इज अ फ्रेजल वर्ड, टायर्ड ऑफ, फिल अप्स, है ना। शुभम, आई थिंक डेट, शुभम मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहूंगी। आई थिंक डेट कि आपको बुक ओपन करना चाहिए, राइट। आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता है कि पता नहीं आप लोग कैसे नर्सरी क्लास वाली बातें करते हो।
आपको पता है कि आपके पोयम में मुश्किल से 10 लाइन होगा, और मैं यहाँ पर ये क्या लिख कर लेके आई हूँ गाइस, यहाँ पे आपके पोयम में 10 लाइन होगा, मैं पोयम को एक्सप्लेनेशन लिख कर लेकर आई हूँ। पोयम के एक्सप्लेनेशन को आप लोग रात भर क्या करते हो, रात भर पढ़ते हो, टीचर ने पढ़ाया, दैट्स ऑल। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको बताती हूँ गाइस, यू कांट बिलीव इट। मैं मॉर्निंग में कितने बजे उठी हूँ पता है आपको? मैं मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर इवनिंग के 4 बजे तक, ठीक है, मॉर्निंग के 7 AM से लेकर इवनिंग के 4 PM तक वन एंड ओनली नोट्स रेडी करती हूँ। आप लोगों का जो ये दिखता है ना, आप लोगों को लगता है ना दिस वन इज अ वेरी इजी, आप तो ये आराम से कर लेते होगे। आपको पता है इसे एक एक वर्ड को सिंप्लीफाई कर कर लिखना कि बच्चों की एक भी चीजें ना छूटे। आपने कभी भी, आई थिंक डेट, आप ना शिद्दत से जब क्लास करते हो, क्लास कर कर आप कोई सा भी, देखो मैं ये नहीं कह रही कि मेरे क्लास का, मेरे DPP का, है ना, आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठा लो, किसी भी PYQ को उठा लो, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा, राइट बेटा? आप लोग ना ही तो खुद से, अब मैं बताती हूँ आपको, मेरे पास एक तो ऐसे बच्चे हैं जो कि बुक रीड करते हैं, बुक रीड करते हैं, वो हार्ड वर्ड देखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने हार्ड वर्ड यदि कोई देखा तो पहली बात, जो भी हार्ड वर्ड मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आने वाला है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वो सारी चीजें क्लास में करवाती हूँ, ठीक है, मैं वो सारी चीजें क्लास में करवाती हूँ। मैं ऐसी कोई भी चीजें नहीं छोड़ती हूँ जो मैंने नहीं करवाया हो। अब बच्चे ने हार्डवर्ड देखा, उसके पास फोन है, वो मुझे टाइपिंग कर रहा है, बट उस बच्चे के अंदर इतना, मतलब सोचो कि वो बच्चा कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो उस हार्ड वर्ड को गूगल पर सर्च नहीं कर रहा है, उसको गूगल पे नहीं सर्च करना है ना। आई एम ग्लैड, ठीक है, मैं टीचर हूं, मैं हर टाइम अवेलेबल रहूंगी, बट आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग टू यू कि बेटा जब भी आप मुझ पे एक बार ब्लाइंड फोल्ड करके ट्रस्ट करो, मैं जितनी चीजें करवा रही हूँ बस आप उतनी चीजें कर लो। उसके अलावा आपको सिर्फ एक DPP करना है। आप जो DPP करते हो ना, उसके पीछे एक पूरी टीम बैठी हुई है। आप लोगों का DPP मैं चेक करती हूँ कि मैम DPP चेक करो सही है ना, उस DPP को पूरी तरीके से आप में वो क्वेश्चन डालती हूँ जो आपके PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, वो कोई ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं है, राइट। और ये जो टाइम मैंने बताया है ना, इस टाइम में यू कांट बिलीव इट, टच वुड, आई टच वुड गाइस, मैंने सिंगल एक रोटी तक नहीं खाई थी। मैं आज की बात बता रही हूँ, मैं आज की बात बता रही हूँ। और मैं पता है क्या कर रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, सबसे ज्यादा हार्ड होता है बेटा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और मुझे पता है कि बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में सबसे पहला जो चैप्टर है ओल्ड इंग्लिश, भाई किसी के अंदर यदि हिम्मत है ना, मैं ये ओपन चैलेंज देती हूँ, ओल्ड इंग्लिश का पहला चैप्टर खोलकर पढ़ लो। यदि कुछ भी समझ में आ जाता है तो मेरा नाम बदल देना, तुम जो बोलोगे वो। पूरे चैप्टर को पढ़ना, उसको देखना कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं ना छूट रहा है। बेटा आप लोगों को लगता है ना कि मैम हमें बुक क्यों नहीं खोल रही है, मैम आसान काम कर रही है क्या? मैम आपकी हर दिन बुक खोलकर पढ़ती है। मैं आज भी आपको पढ़ाने से पहले बुक रेनबो पार्ट 2 जो बुक है ना, मैं अपने बुक का कंडीशन दिखाऊंगी, मैं 5 साल से वही किताब यूज कर रही हूँ। ओके गाइस, तो रेनबो जो पार्ट 2 है बेटा, मैं उसको खोलती हूँ, पढ़ती हूँ, एक एक लाइन का जो इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं मैं लेकर आती हूँ, कि एक भी ऐसा चीज ना रह जाए जो बच्चे के एग्जाम में आए और बच्चे को लगे कि मैंने पढ़ा नहीं है। गॉट इट? तो आप मुझ पे ब्लाइंड ट्रस्ट करो, जितनी चीजें मैं करवा रही हूँ, बस रिक्वेस्ट है कि मेरी करवाई हुई चीजों को 100% कर लो। सिर्फ मेरी करवाई हुई चीजों को 100% कर लीजिए, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा नहीं कुछ करना है। मैं खुद बोल रही हूँ कि तुमको 10-10 पेज की बुकों को नहीं पढ़ना है, तुम बस मेरे बनाए हुए ये 4 पेज को तुम लोग कर लो। मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ, तुम्हें 10 पेज नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको 4 पेज में दे रही हूँ कि भाई ये 4 पेज कर लो, ठीक है। आपसे वो 4 पेज नहीं हो रहा है, आपको वो हार्ड लग रहा है, आप लोग कह रहे हो कि 10 पेज पढ़ा दो। 10 पेज पढ़कर आप लोग कितनी चीजें करोगे? और मैं पढ़ा दूंगी बट मैं कोई नोट्स नहीं दूंगी, तो आप क्या कहोगे कि मैम इसका नोट्स दो, आप अब इसे नोट्स बनाओ। मैं उन्हीं चैप्टरों को पढ़ के नोट्स लाई हूँ बाबा, राइट। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पता नहीं कौन सी गलत फहमी में जी रहे हो, मुझे नहीं पता, बट आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग कि आपके टीचर्स आपके लिए बैकएंड में बहुत ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इंग्लिश में मैं जितना करवा रही हूँ बस उसे 100% कर लो। इंग्लिश में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। टाइम वेस्ट हो रहा है ना, राइट।
अप्रिशिएट, मैं बहुत अच्छा मानती हूँ भाई, आप बहुत बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है, चलो ग्रेट, यहाँ तक क्लियर हो गया, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। तो ये चैप्टर जो है टोटली किसके ऊपर है, प्यार के ऊपर है। अब आप बोलोगे मैम हमारे कवि जो है ना वो क्यों, मतलब कि अपनी प्रेमिका को क्यों छोड़ रहे हैं, वो अपनी प्रेमिका से दूर क्यों हो रहे हैं, तो उन्हें सडन ये चीज रियलाइज होता है, ठीक है, थैंक यू कृति, थैंक यू एवरीवन, उन्हें सडन रियलाइज होता है, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, उन्हें सडन ये चीज रियलाइज होता है कि डेथ मतलब मृत्यु नजदीक है, किसी ना किसी दिन किसी ना किसी का मृत्यु होता है। तो उन्हें ये चीज लगता है कि उनकी प्रेमिका उनसे बहुत प्यार करती है, यदि उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी जो पत्नी है वो उनके बिना कैसे रहेगी। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, फिर वापस आ जाऊंगा, और तुम ऐसा सोचो कि मैं मर गया हूँ, ठीक है, मैं नहीं हूँ, और तुम मेरे बिना रहने का आदत डाल लो, ठीक है। डिप्लोमेटिक मिशन मतलब एक तरीके से होता है राजदूत वाला काम करना, ठीक है, दैट इन अ सेंस बोला जाए खबर इधर से उधर पहुंचाना, पर यहाँ पर डिप्लोमेटिक मिशन का मीनिंग है एक नई खोज में, ठीक है। यहाँ पर जो यूज किया गया है डिप्लोमेटिक मिशन, दैट वन इज अ रीजन, दैट मीन्स यहाँ पर जो है ना वो एक चीज को फाइंड कर रहे थे, दैट वन इज अ पीस, वो शांति को खोज रहे थे, है ना, कि यदि इंसान एक दूसरे से अलग है, एक इंसान जो है अकेले जिंदगी को जी रहा है एक दूसरे के बिना, राइट, एक दूसरे के साथ है बट हम एक दूसरे के साथ नहीं है, उन्होंने ये चीज को एज्यूम करते हुए ये पोयम बनाया है, ठीक है। चलिए डन, आगे बढ़ते हैं, दिस वन इज योर समरी, समरी को नोट डाउन कर लेना गाइस, ये जितनी भी चीजें मैंने करवाई हैं इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है, इसे आप लोग क्या करोगे, नोट डाउन कर लोगे, ये सारी चीजों को आपको नोट करना है, ओके, जितनी भी चीजें मैंने करवाई हैं। अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ ब्यूटीफुल लव पोयम, ये एक बहुत ही प्यारा सा पोयम है, लिरिक है, ठीक है, कविता है, ये एक बहुत प्यारा सा लिरिक है, ओके, जो कि किसके द्वारा कंपोज किया गया है, हमारे एक बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक कवि है जिनका नाम है जॉन्स्टन, उनके द्वारा ये कविता लिखा गया है। इज दिस क्लियर, उनके द्वारा क्या किया गया है, ये कविता लिखा गया है। लव इज इमॉर्टल, उन्होंने कहा है कि प्यार क्या है, तो प्यार जो है वो अमर है, उन्होंने क्या कहा है कि प्यार जो है वो अमर है, क्या है, उन्होंने इस चैप्टर में ये बताया है कि प्यार अमर है, प्यार कभी भी नहीं मरता है, यदि आप किसी से प्यार कर रहे हो ना, इंसान मर सकता है पर प्यार कभी भी नहीं मरता है, प्यार अमर है। डेथ कांट सेपरेट ट्रू लवर्स, मृत्यु कभी भी दो सच्चे प्रेमी को अलग नहीं कर सकता है, मृत्यु कभी भी दो सच्चे प्रेमी को अलग नहीं कर सकता है, ठीक है। द पोइट एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ ऑन लाइफ, कवि इसी चीज का उदाहरण देने के लिए कि मृत्यु भी आ जाए ना तो प्यार कभी अलग नहीं होता है, यही चीज समझाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी का उदाहरण बनाकर आप लोगों को समझाया है, ठीक है, अपनी जिंदगी का बेटा उन्होंने क्या किया है, एग्जाम्पल लेकर, उन्होंने क्या किया है, अपनी जिंदगी का एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन किया है, समझाया है कि देखो मैं अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता हूँ बट मैं अभी उससे क्या हो रहा हूँ, अभी मैं उससे कुछ दिनों के लिए दूर जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों का प्यार खत्म हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू नीलेश, थैंक यू बच्चा। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि द पोइट इज पार्टिंग विथ हिज बिलोव्ड, जो हमारे कवि है, पार्टिंग मतलब होता है अलग होना, ठीक है, अलग होना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बेटा, जो कवि हैं वो अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से अलग हो रहे हैं, बट एश्योर हर डेट ही इज नॉट फीड अप, फीड अप मतलब होता है मन भर जाना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा तुमसे मन भर गया है, ठीक है, या फिर मैं तुमसे थक गया हूं, ठीक है, ना ही मेरा तुमसे मन भरा है, ना ही मैं थका हूं, और ना ही मैं किसी नई लड़की की तलाश में जा रहा हूं, क्योंकि लड़की लोग बहुत ओवर थिंकिंग करती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा बंदा को किसी और से प्यार हो गया है तो वो किसी और की तलाश में जा रहा है। तो वो अपनी प्रेमिका को यहाँ पर सारी बात बताते हैं कि देखो बेबी मैं तुमसे दूर जरूर हो रहा हूँ, मैं तुमसे अलग जरूर हो रहा हूँ, बट मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो यकीन दिला रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरा तुमसे मन नहीं भरा है, मैं किसी नई लड़की की तलाश में नहीं जा रहा हूँ, मैं इस आशा में नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा, मुझे कोई नई लड़की मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ही प्रॉमिस टू कम बैक लाइक अ सन, वो कहते हैं कि मैं सूरज की तरह वापस आ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, सूरज की तरह जो है ना वापस आ जाऊंगा। हु कम्स बैक एवरी डे, जो हर दिन आ जाता है,
क्या होता है, हर दिन यहाँ पर क्या होता है, वापस आ जाता है। आपके चैप्टर का एक लाइन है, यस्टरडे सन वेंट हेंस, है ना, कल जो था सूरज यहाँ से चला गया था। आप लोग अपना किताब को खोल लो, किताब का एक लाइन है कि यस्टरडे सन वेंट हेंस, कल ये सूरज यहाँ से चला गया था, बट टुडे द सन इज हेयर, है ना, देयर या हेयर ऐसा ही करके कुछ लाइन है कि आज ये सूरज फिर यहाँ पर आ गया है। दैट मीन्स कि यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, कि ये सूरज बीता हुआ कल रात में यहाँ पे नहीं था और आज सुबह होते ही ये सूरज यहाँ पर आ गया है। ठीक है, याद रखना। आप में वहां पे सन का मीनिंग SUNNE लिखा होगा, तो उसका मीनिंग सन हुआ, वो ओल्ड इंग्लिश है, ये मॉडर्न इंग्लिश है। ठीक है, बस इतना याद रखना। आगे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आगे यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं कि कल सूरज यहाँ पे नहीं था पर सूरज आज यहाँ पे आ गया है। जिस तरीके से सूरज रोजाना आ जाता है, मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। He says that he will make a speedier journey taking more power than the sun. वो कहते हैं मैं सूरज से भी ज्यादा जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा, सूरज से भी ज्यादा जल्दी यात्रा करके। ठीक है, सूरज की जर्नी तो क्या है, बहुत लंबी है। सूरज को एक बहुत लंबी यात्रा तय कर कर आना पड़ता है, मेरी यात्रा तो बिल्कुल छोटी सी है ना। तो वो कहते हैं कि ही विल मेक अ स्पीडियर जर्नी, वो ना बहुत जल्दी क्या करेंगे, यात्रा करेंगे, मतलब बहुत जल्दी यात्रा कर कर वो वापस सूरज के पास आ जाएंगे, सूरज से भी ज्यादा शक्ति लेकर। ठीक है, मतलब सूरज के पास भी इतना पावर नहीं होगा जितना पावर मेरे पास होगा, मैं जितनी जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा। क्योंकि सूरज के पास क्या नहीं है, तो सूरज के पास ना बेटा डिजायर नहीं है। ठीक है, डिजायर नहीं है सूरज के पास, और क्या नहीं है, तो सूरज के पास इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है, डिजायर दैट मीन्स इच्छा ना, तो सूरज के पास इच्छा नहीं है ना, तो सूरज का मन नहीं है, सूरज का कोई इंतजार नहीं कर रहा है। पर मेरे पास तो तुम हो ना, मैं तो तुमसे प्यार करता हूं, तो मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा और बहुत जल्दी आऊंगा। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, द पोइट से अबाउट द मैन पावर, कवि यहाँ पर क्या बताते हैं, कवि यहाँ पर बताते हैं कि मैन पावर जो है ना, मैन पावर कैसा है, तो मैन पावर जो है वो फीबल है। फीबल दैट मीन्स बोला जाए बच्चा तो वीक। ठीक है, फीबल मतलब क्या होता है, वीक, दैट मीन्स बोला जाए बेटा तो कमजोर। वो यहाँ पर बताते हैं कि मैन पावर क्या है, कमजोर है। आपके पोयम में एक वर्ड यूज किया गया है DYE, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डाई। ठीक है, मतलब मरना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मरना, है ना। तो बेटा ये हमारा ओल्ड इंग्लिश हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ये हमारा ओल्ड इंग्लिश हुआ और ये हमारा मॉडर्न इंग्लिश हुआ। ये तो आप लोगों को पता ही है, मॉडर्न इंग्लिश हुआ। तो आपके एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय DYE, है ना, DYE। तो याद रखना DYE डाई की मीनिंग भी होती है DIE मतलब मरना। ठीक है, याद रखना ये चीज, इस चीज को स्किप मत करना। यहाँ पर हमारे कवि बात कर रहे हैं मैन पावर के ऊपर कि मानव की शक्ति कैसी है, मानव की शक्ति फीबल है, दैट मीन्स बोला जाए कमजोर है। किसके कंपैरिजन में, नेचर के कंपैरिजन में, प्रकृति के कंपैरिजन में। ठीक है, कितनी बार मैंने बोला है, एश्योर का मतलब होता है बेटा विश्वास दिलाना, यकीन दिलाना। आप लोग को मैंने अभी एश्योर किया ना कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं आपको एश्योर कर रही हूँ कि आपकी सारी चीजें मैं कंप्लीट करवाऊंगी, मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ, यकीन दिला रही हूँ कि मैं सारी चीजें करवाऊंगी। तो बेटा वही है यकीन दिलाना या विश्वास दिलाना। ठीक है, चलो आगे क्या बोला जा रहा है बच्चा, गुलशन बच्चा क्लियर हो गया ना, चलिए बहुत बढ़िया। कंपैरिजन किसके कंपैरिजन में, नेचर के कंपैरिजन में, कि नेचर जो है ना वो उनको जो करना प्राकृतिक, देखो यदि किसी को मरना है वो मरेगा, वो रुकेगा नहीं, रात होना है तो रात होगा, समय निकलना है समय निकलेगा, गर्मी आना है गर्मी आएगा, पंखा आना है मतलब सॉरी बारिश आना है बारिश आएगा, वो कभी नहीं रुकेगा क्योंकि वो नेचर का काम है। पर मानव का काम क्या होता है, उसको सहन शक्ति से उसका क्या करना, साहस के साथ उसका सामना करना। पर हम लोग क्या करते हैं, साहस के साथ उसका सामना नहीं करते, हम लोग जो है डर जाते हैं, हम लोग रोने लगते हैं, तो हमारी शक्ति कमजोर है। ठीक है, अ मैन कांट रिकॉल द लॉस्ट टाइम, एक इंसान कभी भी अपना खोया हुआ समय वापस नहीं ला सकता। देखो आज जितने प्यार से डीप एक्सप्लेनेशन में आपको दे रही हूं ना, जो बच्चा आज नहीं पढ़ेगा क्या वो खोया हुआ समय वापस लेकर आएगा, कभी भी नहीं ला पाएगा। मेरे चैंपियंस कभी भी खोया हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है। ठीक है, यस यस यस, मुझे आपका कमेंट शो हो रहा है बच्चा,
डोंट वरी। आगे क्या बोला जा रहा है, ही कांट कंट्रोल ओवर द नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना मतलब होता है प्राकृतिक आपदा। हम लोग कभी भी प्राकृतिक आपदा को नहीं रोक सकते। जैसे कि मान लो रात होने वाली है, तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगी ए रात तुम निकलो यहाँ से। आज तो मेरा मन है कि बस दिन दिन रहे, आज मैं चाहती हूँ पूरे दिन सूरज रहे, चांद तुम मत आना। तो क्या चांद नहीं आएगा? चांद आएगा, क्योंकि वो नेचुरल फिनोमिना है, प्राकृतिक आपदा है, वो होना ही है। मान लो बेटा सॉरी भूकंप आया, ठीक है, मैं ये कहूंगी भूकंप तुम रुक जाओ, आज मेरा मन नहीं है, तुम 2 दिन बाद आना। तो हम भूकंप को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना। दैट्स ऑल, हम प्राकृतिक आपदाओं को नहीं रोक सकते हैं। एक मानव कभी भी प्राकृतिक नेचुरल फिनोमिना को कंट्रोल नहीं कर सकता है, प्राकृतिक आपदाओं को नहीं रोक सकता है, ठीक है। द पोइट बिकम द वेरी इमोशनल व्हेन ही फाइंड हिज बिलोव्ड इन द सोरोफुल स्टेट। सोरोफुल मतलब बोला जाए बेटा दुखी, है ना। जब वो अपनी प्रेमिका को उदास देखते हैं, सैड देखते हैं, रोते हुए देखते हैं, दुखी अवस्था में देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि अरे भाई मेरी पत्नी तो रो रही है, मैं इससे दूर जा रहा हूँ, मेरी पत्नी रो रही है, मैं कैसे इससे दूर जा पाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज के लिए वो बहुत ज्यादा क्या हो गए हैं, उदास हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर आपका पोयम जो है खत्म होता है। यहाँ पर बोला जा रहा है बेटा फाइनली ही आर्ग्यू डेट दोज हु लिव फॉर द ईच अदर। जो व्यक्ति एक दूसरे के लिए जिंदगी जीता है उसे कभी भी हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? अलग नहीं कर सकते हैं। और बेटा बोला जा रहा है ही सेज डेट इवन ही डाई, वो कहते हैं कि यदि वो मर भी जाते हैं, ही विल बी प्रेजेंट इन हर शो, फिर भी वो उनके उसके जीवन में उपस्थित रहेंगे। मतलब कि कोई इंसान मर गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी प्रेमिका को भूल जाएगा, मरने के बाद भी वो उनके जीवन में हमेशा रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे अलग होने का, सेपरेशन मतलब होता है अलग होना, अलग होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। गुलशन विलोव्ड का मतलब होता है पत्नी, प्रेमिका या फिर साथी, ठीक है। पर यहाँ पर बात उन्होंने पत्नी की है तो हम उनकी पत्नी का नाम लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? खत्म? क्या किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई दिक्कत है? क्या किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम? इज देयर इज एनी डाउट, इज देयर इज एनी क्वेश्चन, इज देयर इज एनी क्वेरी? देन डाउट यहाँ पे, यहाँ सामने लिखो, यहाँ सामने लिखो, चलो बताओ मुझे। हाँ छुट्टी की बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छा। 1.5 आवर का क्लास होता है, उसमें भी आप लोग 1 घंटे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। आई एम फीलिंग टू गुड फॉर यू, यू नो व्हाट, मुझे ऐसा फील होता है कि भाई मेरे बच्चे, जो कुछ बच्चे जो बदमाशी करते हो, आप लोग से 1 घंटे पढ़ा नहीं जाता शांति से, क्या ही करोगे भाई। अभी 12th, याद रखना एक चीज मैं बता दे रही हूँ बब्बा, 12th क्लास में आ गए हो, 12th क्लास तक तो आपको ये लगेगा कि ठीक है अभी तो हमें 12th में टॉप करना है, पर 12th के बाद फील होगा कि कंपटीशन क्या होता है। अभी से, अभी 2 दिन पहले, कल कल ना, कल परसों में जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, आप लोग को पता है ना, देखा है ना, फील हुआ है ना भाई। माँ बाप बहुत सपने देखते हैं, और माँ बाप के सपनों का पूरा करना आपके हाथ में है। उनकी एज निकल रही है, आप ही लोग रिस्पॉन्सिबल होगे। आप चाहते हो कि आपके पापा जो है 50 साल के उम्र में, जब उनका 50 साल हो जाए, ठीक है, 50 ईयर्स के हो जाए बेटा, तब वो काम करे। आप चाहते हो कि 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में आपके फादर काम करें? नहीं चाहते ना। तो आप चाहते हो ना कि आप जल्दी से सक्सेसफुल बन जाओ। यदि एक बेटा और एक बेटी के हाथ में निर्भर करता है कि उसका बाप कितने समय तक काम करेगा। यदि आप अपने चीजों को बहुत जल्दी समझ लेते हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाते हो, तो आपके फादर बेटा कभी भी जो है ना, कभी भी 50 साल की उम्र में काम करते हुए नहीं दिखेंगे। आप उनको, फॉर्च्यून मतलब होता है भाग्य, गुड फॉर्च्यून फॉल, है ना। क्लियर हो गया? चलिए ग्रेट। जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड चीजें थी, जो भी चीजें आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, सारी चीजें करवा दी हैं। सो प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो आपका क्वेश्चन है वो किसके द्वारा लिखा गया है? आप लोग मुझे राइट आंसर बताएंगे, और यहाँ पे मैंने पोल क्रिएट कर दिया है। टेल मी विच वन इज द राइट आंसर। विलोव्ड मतलब भाई अभी मैंने बताया प्रेमी, पिट जाओगे बार बार करोगे तो, ठीक है। आर्ग्यू मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं इस चीज पे, आर्ग्यूमेंट मतलब होता है एक लड़ाई झगड़ा करना। आर्ग्यू मतलब यहाँ पर जो है बातें को बताना, ठीक है। तो वो फाइनली इस चीज पे आर्ग्यू कर रहे हैं, चीजों को बता रहे हैं, ठीक है, समझा रहे हैं।
दैट वन इज नोन एज अ आर्ग्यू। ठीक है, आर्ग्यू का भी मीनिंग अलग अलग होता है। एक होता है झंझट करना, झगड़ लेना, आर्ग्यूमेंट जिसे हम बोलते हैं। एंड एक होता है आर्ग्यू, दैट मीन्स समझाना। ठीक है, क्लियर करना, वो इस चीज पे एक सफायत देते हुए बता रहे हैं कि देखो इस पे हमने बात किया और ये चीज क्लियर हो गया कि हम प्रेमी जो सच्चा प्यार करते हैं वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ग्रेट। और जितना आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों के हाथों में फोन है, जितना ज्यादा हो सके सेल्फ चीजों को करो। जितनी चीजें मैंने समझा दी हैं, जब भी आपको लगे दैट वन इज अ हार्ड वर्ड, प्लीज गूगल करिए, जल्दी से फाइंड आउट करिए, मीनिंग लिखिए। आप लोग छोटी क्लास के स्टूडेंट्स नहीं हो। ठीक है, जितना हो पाता है क्लास में सारी चीजें, मुझे लगता है कि मैं क्लास में गो का मीनिंग भी बता कर जाती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाई गो, स्वीटेस्ट लव का मीनिंग भी बता के जाती हूँ कि क्या है। तो उसके बावजूद भी कभी कोई डाउट रह जाए तो प्लीज गूगल करो और उसका मीनिंग राइट डाउन किया करो। ठीक है, प्लीज। द राइट वन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चा, कि जॉन्सडन इज अ डैश पोइट। जॉन्सडन कहाँ के कवि थे, जॉन्सडन कहाँ के कवि थे, विच वन इज द राइट आंसर। याद रखना, मैंने लंदन इंग्लैंड की बात की थी ना, अमेरिका पे मत टिक कर देना। यूएसए और बेटा यूके में डिफरेंस होता है, बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता है। नहीं पता है ना, तो याद रखना, मैंने आप लोग को बताया था कि वो लंदन, दैट मीन्स इंग्लैंड। और इंग्लैंड के पोइट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। बहुत बच्चों को यूएसए और यूके में डिफरेंस नहीं पता है, तो उसमें भी दिक्कत होती है। तो वो सारी चीजें बहुत कॉमन है, अब चेंज करनी पड़ेगी, है ना। ग्रेट, ही वॉज अ ब्रिटिश पोइट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। देखो मैं आपको सच्ची बताती हूँ, सब लोग बहुत हनी कोटेड बातें करेंगे प्यार प्यार से, बट मैं आपकी बड़ी बहन हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बताऊं, 12th क्लास तो हो जाएगा, पर जब 12th से बाहर निकलोगे ना, आपके ऊपर चार चार लोड होगा। खुद की पढ़ाई क्या करे, कितनी जल्दी जॉब ले ले, गवर्नमेंट कुछ अच्छा, कुछ बहुत बड़ा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि बहुत लेट करोगे ना, तो पता ही सब क्या कहेगा, है उसका बेटा तो निकम्मा है, पता है आपको, उसकी बेटी तो निकम्मी है, अरे भाई इसकी शादी करो, हटा दो। तो आप लोगों के लिए मैं बस बता रही हूँ, फॉर्चून फॉल मतलब होता है भाग्य का होना। ठीक है, यदि अच्छा भाग्य हुआ है ना, तो उसमें बात की जा रही है कि देखो कभी कभी हम लोग यदि गलत सोचते हैं, आपका पोयम का एक लाइन है कि यदि हम कभी कभी गलत सोचते हैं ना, तो कभी कभी भाग्य वो चीज कर देती है, इसीलिए हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्चून डेट मीन्स भाग्य है, ये वाला भाग्य भाई, ये वाला भाग्य। ठीक है, चलो डन, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ डैश पोयम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसा कविता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसा पोयम है। टेल मी एवरीवन विच वन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, राइट आंसर दे दो बब्बा। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट गाइस, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। लव पोयम है, कैसा पोयम है, लव पोयम है। अभी मैंने कितना चीख चीख कर बताया है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन क्या है, जॉन्स डन को किन किन चीजों के लिए जाना जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, जॉन्स डन को किन किन चीजों के लिए जाना जाता है। टेल मी गाइस विच वन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सॉन्ग मतलब होता है गीत, सोनेट मतलब 14 लाइन का पोयम, सटायर मतलब व्यंगना, सरमंड मतलब होता है उपदेश, और एलजीज मतलब क्या होता है, शोक गीत। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ग्रेट। द राइट वन इज ऑप्शन नंबर, टिक कर दूं भाई, टिक कर दूं, पहले आप लोग दे दो, है ना, पहले आप लोग दे दो भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, टिक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के ऊपर हम लोग टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है, इन द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डी वाई ई स्टैंड फॉर। दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डी वाई ई का मतलब क्या है। आपके पोयम में डी वाई ई वर्ड का यूज किया गया है, तो डी वाई ई वर्ड जो है किसके लिए स्टैंड लेता है, मतलब किस चीज के लिए यूज किया गया है, बताइए। मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था ना।
बता दो क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर ए के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? टिक करते हैं। ग्रेट गाइस, अगले क्वेश्चन पे मूव करो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोयम क्या है? ये जो कविता है दैट वन इज अ लव पोयम, है ना? बट ये है क्या? क्या है ये, मुझे ये बताओ। मैंने आप लोग को बताया था ना, ये एक डैश है, मैंने लिख के बताया था दिस पोयम इज अ डैश। तो ये क्या है बता दो मुझे। राइट आंसर बता दो, गलत आंसर मत देना प्लीज। हाँ हाँ, पूर्वा, अपूर्वा मैं देखती हूँ बेटा। अपूर्वा आप कमेंट में ही लिख दो ना बच्चा। अपूर्वा कमेंट में लिख दो बब्बू। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ग्रेट, अरे तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट हो। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, टिक कर दूं? चलो ठीक है। लिरिक इज द राइट आंसर। हमारा जो पोयम है दैट वन इज अ लिरिक, ये एक गीत है ना? कैसा गीत है? तो लव, प्यार वाला गीत है ना? लव पोयम है। चले ग्रेट। ऑप्शन नंबर सी के ऊपर हम लोग टिक करते हैं, और मोस्टली बच्चे सोनेट टिक किए हो भाई। दिस वन इज नॉट अ सोनेट। आपका जो पोयम है, आपको मैं अभी बता दे रही हूँ ताकि दिक्कत ना हो। पोयम जो है उसमें टोटल 10 चैप्टर है, और 10 चैप्टर जो है ना बेटा, आपको मैं बता रही हूँ 1 to 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में सिर्फ एक चैप्टर है आप लोगों का, कौन सा चैप्टर? द सोल्जर। द सोल्जर जो चैप्टर है ना बेटा, याद रखना ठीक है। द शोल्डर चैप्टर, सॉरी, द सोल्जर चैप्टर जो है वो आपका क्या है? वही चैप्टर जो है वो सोनेट है, ठीक है? वही एक ऐसा चैप्टर है जो कि सोनेट है, 14 लाइन का है। अदरवाइज कोई भी पोयम आपका सोनेट नहीं है, ठीक है? द सोल्जर जो चैप्टर है ना, द सोल्जर, दैट वन इज अ सोनेट। दिस वन इज नॉट अ सोनेट, दिस वन इज अ लिरिक, जो कि मैंने लिख के बताया था अभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। Whose tears are like a rain? किसके आंसू बारिश की तरह गिर रहे थे? कौन था जो कि बिल बेटा रोया जा रहा था? मतलब क्या कर रहा था? रो रहा था बहुत ज्यादा, और उसके आंसू बहुत गिर रहे थे, मानो जैसे कि बारिश हो रहा है। बताओ मुझे राइट आंसर क्या हो जाएगा? विच वन इज द राइट आंसर? टेल मी एवरीवन। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। कौन था जो रो रहा था? सही आंसर दे दो भाई। ग्रेट। उनकी पत्नी थी, कौन थी? उनकी पत्नी थी जो कि बहुत रो रही थी कि बाबू मत जाओ ना, बाबू मत जाओ ना, है ना? ग्रेट। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा था कि मैं सूरज से भी ज्यादा जल्दी यात्रा करके आ जाऊंगा? किसने कहा था कि मैं सूरज से भी ज्यादा जल्दी यात्रा कर कर आ जाऊंगा? तुम टेंशन मत लो। सूरज के पास क्या नहीं है? सूरज के पास सेंस नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है, डिजायर नहीं है, उसके पास इच्छा नहीं है, है ना? उन्होंने कहा था ना, सूरज के पास तो सोचने की शक्ति नहीं है। सूरज क्या सोचेगा कि मुझे किससे मिलने जाना है? सूरज के पास तो इच्छा ही नहीं है, सूरज के पास कोई सेंस ही नहीं है, सूरज के पास कुछ नहीं है। पर मेरे पास तो तुम हो, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो तुम्हारे पास जल्दी से आऊंगा। ऐसा किसने कहा था? तो दिस लाइन इज सेड बाय द जॉन्सडन, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता हूँ, जिसके पास मुझे वापस तो आना पड़ेगा, नहीं तो बब्बा वो मेरा जान ले लेगी, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है कि डैश हैज बीन डिस्क्राइब एज अ मेटाफिजिकल पोइट। बेटा विच पोइट इज नोन एज अ मेटाफिजिकल पोइट? टेल मी एवरीवन, विच वन इज द राइट आंसर? विच पोइट इज नोन एज अ मेटाफिजिकल पोइट? बहुत बढ़िया मुस्कान, बहुत बढ़िया निखत, बहुत बढ़िया। बताइए भैया, राइट आंसर बताओ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
बहुत बढ़िया। एक सेकंड देख लो भाई, जिंदगी में टीचर मत बनना, कुछ भी बनना तुम लोग, टीचर मत बनना, ठीक है। चलिए, अभी मैं क्लास ले रही हूँ, फिर मुझे क्लास का मैसेज आ गया। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन्सटन इज अ मेटाफिजिकल पोइट, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। चलिए, बहुत बड़ो, बहुत बढ़िया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु वॉज फोर्स टू लीव द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री? किसे बेटा बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था? किसे बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था? बताइए मुझे, क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्यों मैम? आपको पता है, मैं बताती हूँ सिद्धार्थ, क्यों मैं मना करती हूँ। टीचर का जो काम होता है ना, दैट वन इज वेरी हार्ड वर्किंग। ऐसा लगता है कि जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ वही है, पर नहीं, मैं सच्ची बता रही हूँ आपको गाइस। मेरे 24 घंटे, 24 घंटे मेरे जाते हैं इस टीचिंग फील्ड में। संडे वाले दिन भी मुझे छुट्टी नहीं मिलती, और छुट्टी मिलती भी है ना हम लोगों को, तब भी हम लोग कोई ना कोई काम ही में रहते हैं। उसके बाद मान लो हम लोग 4 दिन की छुट्टी लेकर कहीं चले गए घूमने के लिए। हम लोग छुट्टी लेकर जाते हैं घूमने के लिए तो इंजॉय नहीं करते, हम लोग सोचते हैं बच्चों का ये चैप्टर रह रहा है, अभी ये पीपीटी बनानी है, अभी मुझे ये कंटेंट रेडी करना है, बच्चों का ये सिलेबस कहीं पीछे ना रह जाए, बच्चों का टेस्ट करवाना है, बच्चों का क्वेश्चन, बच्चा ये बच्चा। मुझे लगता है हे भगवान, मैं छुट्टी ही नहीं लेती हूँ। आई एम द सिंगल वन जो कि आज तक पूरे एक छुट्टी मैंने लिया है, मैंने कभी छुट्टी नहीं लिया है, पता है आपको। नजर ना लगे, वरना इस साल ही कहीं सबसे ज्यादा छुट्टी ना हो जाए मेरी, मुझे टेंशन भी होता है। जो मैं बोलती हूँ उसका उल्टा हो जाता है। चलो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं। जॉन्स डन स्टडी लॉ, उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी, और किस चीज की पढ़ाई की थी मुझे ये बताओ। उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी ना, और किस चीज की पढ़ाई की थी मुझे बताइए। मैंने आपको बोला था ना कि भाई उन्होंने डैश की पढ़ाई की थी, और इन डैश को पढ़ा था। क्या होता है बताओ मुझे, राइट आंसर बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट गाइस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी पढ़ाया था, उन्होंने धर्मशास्त्र की थी। दैट वन इज नोन एज अ थियोलॉजी, है ना। क्या हो जाएगा? थियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। मैं फिलोसफी पढ़ूंगी भाई, मुझे दार्शनिक जानना है। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टडी अबाउट द फिलोसफी, कि भाई क्या दार्शनिक क्या है, मुझे दार्शनिक जीवन के बारे में जानना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने खुशी खुशी who accept the death very gladly, that means बोला जाए gladly, gladly in a sense की खुशी खुशी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एकदम कोई गिला शिकवा नहीं। किसने बहुत ही खुशी से मृत्यु को स्वीकार कर लिया कि हाँ जी मृत्यु होना है, मृत्यु होगा ही। भाई कौन सा सेकंड पैराग्राफ समझ में नहीं आया? बुक का समझ में नहीं आया कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया? कौन सा पैराग्राफ समझ में नहीं आया मुझे ये बताओ। रुद्र, कौन सा पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आया है, प्लीज मुझे बताइए। ग्रेट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉनस्टन जो थे ना, उन्होंने खुशी खुशी मृत्यु को एक्सेप्ट कर लिया था। क्या किया था? मृत्यु को खुशी खुशी उन्होंने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? जॉनस्टन वांट टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑन हिज डेस्क। जॉनस्टन जो थे ना, वो दूर जा रहे थे, और उन्होंने कहा था कि देखो मैं तुमसे नहीं थका हूं। तो ये जो तुम वर्ड यूज हुआ था ना, कि मैं आपसे नहीं थका हूं, तो वो किसके बारे में बोल रहे थे? किससे नहीं थके हैं बताइए मुझे। बताओ मुझे राइट आंसर क्या हो जाएगा? विच वन इज द राइट आंसर? टेल मी एवरीवन। बता दो भाई, उन्होंने कहा था ना मैं तुमसे नहीं थका हूं, तो किससे नहीं थका हूं? चलिए, बहुत बढ़िया। रुद्र, आपने मुझे बताया नहीं बच्चा अभी तक। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। उन्होंने अपनी प्रेमिका की जिक्र की थी कि मैं तुमसे नहीं थका हूँ। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। ग्रेट गाइस। पोल लेट क्यों आ रहा है? पोल यहाँ पे तो टाइम से आ रहा है ना, यहाँ पे मैं टाइम से क्रिएट कर रही हूँ बच्चे। चलिए, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोनेट कितने लाइन का होता है? मैंने अभी आप लोग को बताया था ना, सोनेट कितने लाइन का होता है।
सोनेट जो होता है बेटा वो कितने लाइन का होता है? सोनेट जो पोयम कविता होती है वो कितने लाइन की कविता होती है? भाई ये कौन लड़की है भाई 30 और 35? तुमको मैं बताती हूँ, रुको तो जरा तुम। ये कौन है भाई? ये इसका चैट दिखाओ तो मुझे। कौन बेवकूफ है भाई ये, जिसको बार बार बोलने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हाँ भाई ये बुक से कौन भाई? साक्षी आप क्या बोल रहे हो? 30-35 बुक से, दैट मीन्स व्हाट? ये 30-35 बुक से क्या है बेटा? साक्षी मुझे बताइए 30-35 क्या लिख रहे हो आप? व्हाट डू यू मीन बाई 30-35? ये क्या है बेटा? क्या लिख रहे हो आप? चलिए बहुत बढ़िया, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जो 14, ये तो 14 लाइंस का होता है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये 14 लाइन ना दो पार्ट में डिवाइड होता है। ऊपर में होता है 8 लाइन, ठीक है, ऊपर में इसके 8 लाइन होता है, नीचे में 6 लाइन होता है, ये भी चीज याद रखना, ठीक है। चलो ग्रेट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे यूज करते हैं, मैन पावर इज अ डैश। इस चैप्टर में बताया गया था कि जो मैन पावर है वो कैसा है। जो मैन पावर है, जो मानव की शक्ति है, वो कैसा है मुझे बताइए। बता दो बता दो, मैन पावर कैसा है? राजा जी कैसे हैं आप? बताइए मुझे। बहुत बढ़िया, मैन पावर कैसा है भाई मुझे बताओ। मैम आप बहुत ज्यादा हार्ड मीनिंग यूज किए हैं। नहीं, मैंने कोई हार्ड मीनिंग यूज नहीं किया है बच्चा। मैं कभी भी हार्ड मीनिंग यूज करती हूँ, आप देखते हो। ग्रेट, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, फीबल इज द राइट वन। फीबल मतलब वीक होता है, मैन पावर कैसा है? बहुत ज्यादा कमजोर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जॉन्सटन कौन सी फैमिली से थे? कौन से बेटा कौन से धर्म की परिवार से थे? उनका धर्म क्या था बताइए मुझे, राइट आंसर बता दो। उनका धर्म क्या था? विच वन इज द राइट आंसर? मे बी जिनका भी पोल का प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज वो उधर देखो, ठीक है, एक बार प्लीज वो लोग उधर देखेंगे अपने साइड में, क्योंकि उनके साइड में कोई दिक्कत है, ठीक है। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपको मैंने बताया था वो कौन से धर्म से थे, दैट वन इज अ कैथोलिक, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो ऑप्शन नंबर किसके ऊपर हम लोग टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए के ऊपर हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। चलो ग्रेट, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है हमारा, अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वाई डज द पोइट वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलोव्ड? अपन कवि जो थे अपनी प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहते थे? तो द पोइट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलोव्ड बिकॉज डेथ इज सर्टेन। उन्हें पता था कि मृत्यु निश्चित है ना। उन्हें पता था कि एक ना एक दिन मृत्यु सभी की होनी है। ही वांट टू एज्यूम हिमसेल्फ, ही वांट टू एज्यूम हिमसेल्फ, ये दो लाइन एक बार, एक ही चीज दो बार लिख गया है, ठीक है। वो खुद को जानना चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं एक नई खोज में जाऊं, मैं एक नए जीवन की तलाश करूं। वो खुद को चीजें मनाना चाहते थे कि मेरे बाद भी मेरी प्रेमिका खुश रह सकती है। द पोइट वॉन्ट टू कीप हिमसेल्फ हैप्पी बिफोर द डेथ। वो चाहते थे कि वो मृत्यु से पहले खुश रह सके, और वो खुश कब रहेंगे? जब उनकी प्रेमिका खुश रहेगी, राइट। तो ही टेल हिज बिलव दैट इज दिस पार्टिंग इज नथिंग। इसीलिए उन्होंने कहा कि देखो बेबी, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, ये कुछ नहीं है। एक दिन ऐसा होगा ना कि मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा और वो मेरी मृत्यु होगी। तो मृत्यु मुझे दूर करे, उससे अच्छा है कि हम थोड़ी दिनों के लिए दूर हो जाते हैं, ताकि तुम्हारी आदत लग जाए मेरे बिना रहने का, ठीक है। दैट्स ऑल। आप इसको अपने ऑन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, दैट वन इज गुड फॉर यू। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द थिंग दैट सन डज नॉट हैव? दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, कि सूरज के पास क्या नहीं है? तो सूरज के पास डिजायर नहीं है, सूरज के पास सेंस नहीं है। सेंस दैट मीन्स सोचने की शक्ति नहीं है ना। सेंसिंग पावर, सोचने की शक्ति नहीं है कि मैं जल्दी क्यों जाऊं, पर मुझे जल्दी जाना है। उसके सूरज के पास इच्छा नहीं है, पर मेरे पास तो है ना, मुझे तो जल्दी जाना है, हाँ, क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करता हूं ना, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट विल मेक द स्पीडियर स्पीकर जर्नी स्पीडियर? स्पीकर मतलब हमारे पोइट की जर्नी को तेज कौन बना रहा है?
तो पोइट की जर्नी तेज बन रही है उनकी इच्छा की वजह से कि मुझे अपनी पत्नी के पास वापस आना है, उनकी सोच की वजह से कि मुझे अपनी पत्नी के पास जल्दी जाना है। ठीक है, ये सोच और ये जो इच्छा है, जो कि वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये इच्छा उनको ताकत दे रहा है अपनी प्रेमिका के पास जल्दी पहुंचने का। यदि हम किसी से प्यार कर रहे हैं और हम उससे दूर जा रहे हैं तो मन करते हैं ना जल्दी से दौड़ कर बस उसके पास पहुंच जाओ, वही चीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेक मैन पावर फीबल, मानव की शक्ति को कमजोर कौन बनाता है? तो मानव जो है ना बेटा, वो फॉर्चून मतलब भाग्य, ठीक है, भाग्य पे निर्भर रहता है। मानव किसके ऊपर निर्भर है? भाग्य के ऊपर। अरे छोड़ो ना, कर लेंगे, अरे रहन देना, मैं तो पढ़ लूंगा, अरे मैं तो खुद से कर लूंगा। ठीक है, नैतिक बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही हूँ बच्चा, मैं बस पढ़ा रही हूँ और चैट को देख रही हूँ, मैं कंटिन्यूअसली चैट को देख रही हूँ। आपको मैं क्वेश्चन देकर जो उधर जाती हूँ ना, मैं आपका चैट देखने जाती हूँ, मैं सभी बच्चों का चैट देख रही हूँ, पर मैं एक एक बच्चों का नाम नहीं ले पा रही हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग ऑलवेज थॉट करते हैं कि छोड़ ना, मैं कर लूंगा। तो मानव जो भाग्य के ऊपर निर्भर करते हैं ना, छोड़ो जो होना होगा वो होगा, नहीं भाई, आप मेहनत करोगे तब होगा। फ्री में कुछ नहीं होता है यहाँ पे, फ्री में यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। आप चैन से सोओगे तो फ्री में पसीने नहीं निकलते हैं, उसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो बस वही है कि मानव जो है भाग्य के ऊपर निर्भर हो जाता है, वही चीज उसको कमजोर बना देती है। एक मानव खोया हुआ समय कभी वापस नहीं ला सकता, और वो नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक आपदा को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए, दिस वन इज योर एक्सप्लेनेशन लाइन, ये आपके पेपर में आता है। ये कैसे आता है? तो ये लाइन आपके चैप्टर का है कि यस्टरडे नाइट द सन वेंट हेंस, कल रात ये सूरज यहाँ से चला गया था, एंड येट हेयर इज टुडे, आज ये सूरज यहाँ पे आ गया है। ये लाइन कौन से चैप्टर से लिया गया है? हेलो अमृत, कौन से चैप्टर से लिया गया है, इसके राइटर कौन है, और इस लाइन में क्या बोलना चाहते हैं? एक बच्चा था जिससे कल मेरी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे। ठीक है, एक बच्चा था, पढ़ने में बहुत अच्छा है मुझे लगा, मतलब स्टिल अभी तो मुझे यही लगा है कि पढ़ने में आप लोग बहुत अच्छे हो। तो वो बच्चा ने मुझे मैसेज किया कि मैम मैं सब कुछ तो कर लेता हूँ, पर एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन में ना मुझे ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन मैं कैसे करूं? तो देखो, मैं हर एक चैप्टर के बाद हर एक चैप्टर में आपको एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन करवाती हूँ, राइट? आपको ये क्वेश्चन करना है। अब इसे करना कैसे है, देखो मैं आपको बताती हूँ। जब मैं आपको समरी पर आती हूँ तो समरी होता है पूरे स्टोरी का शॉर्ट समरी, आपको समरी राइटिंग 5 नंबर का मिलता है, और ये एक्सप्लेनेशन वाला 4 मार्क्स का आता है, 4 नंबर का आपको मिलता है। ठीक है, तो 4 मार्क्स को गेन करने के लिए हमें 5 नंबर जितना लिखना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले तो ये लाइन को रट लेना है। ठीक है, ये लाइन, 2 लाइन जो मैं बता रही हूँ ना, ये 2 लाइन रट लो। ठीक है, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, जो चैप्टर से है उस चैप्टर का नाम लिख दो। जैसे ये कौन से चैप्टर से, तो आप लिखोगे दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, रिटन बाय या फिर कंपोज बाय जॉन्सटन। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन्सटन के द्वारा लिखा गया है। इन दिस लाइन द पोइट वांट टू से डेट, इस लाइन के जरिए हमारे कवि बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? तो भाई समरी के लाइन को लिख दो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, समरी के कुछ लाइन को लिख दो। अभी आप लोग को रियलाइज होगा कि मैंने इसमें समरी का लाइन लिखा है। ठीक है, इस लाइन के जरिए वो क्या बोलना चाहते हैं, इस लाइन में क्या बोल रहे हैं? तो वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि जैसे सूरज आता है मैं भी वापस आ जाऊंगा। तो वही तो है कि ही प्रॉमिस टू कम बैक लाइक अ सन हु कम बैक एवरी डे। वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं सूरज की तरह वापस आ जाऊंगा, है ना? वो कहते हैं कि मैं सूरज से भी ज्यादा जल्दी यात्रा कर कर आ जाऊंगा। कभी जो है कह रहे हैं मैन पावर बहुत ही ज्यादा वीक है, क्योंकि प्रकृति की तुलना में जो है ना, वो कभी भी नेचुरल फिनोमिना को क्या नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, राइट? और मानव कभी भी खोया हुआ समय को वापस नहीं ला सकता है, दैट्स ऑल, है ना? मैम विल यू मैरी मी? यस, चलो रिंग पहनाओ, जल्दी से रिंग पहनाओ। मेरा अभी ये रिंग अभी खाली है, मेरा ये इंगेज वाला फिंगर खाली है। इंगेजमेंट रिंग किधर है? यू वॉन्ट टू मैरी विथ मी ना, तो वेयर इज द इंगेजमेंट रिंग? अभी अभी सगाई अभी करते हैं, लहंगा वहंगा पहन के आऊं मैं? मेकअप चलेगा या फिर नेचुरल ब्यूटी चलेगा, या फिर मेकअप की भी जरूरत है? दैट्स ऑल। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर जो है एंड होता है। ठीक है, और अभी लीडर बोर्ड के पे ऊपर आते हैं, लीडर बोर्ड देखते हैं। ठीक है, आ जाओ लीडर बोर्ड पे देखते हैं। आयान, हेलो आयान, कैसे हो? चलो,
रुद्र, रुद्र हाय, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आजाद बहुत बढ़िया, मुस्कान कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा, कल्पना बहुत बढ़िया, प्रियांशु, विवेक, पुष्कर, सुशांत, विराट एंड बच्चा कुंदन, ये हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। दैट्स ग्रेट गाइस, दैट्स ग्रेट। इसी तरीके से बहुत ही अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, ढेर सारी मस्ती करनी है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। डन। हियर इज द कमेंट पोर्शन, डाउट पोर्शन, सॉरी मैम। हम कैसे पता चलेगा कि ये पोयम सोनेट है या लिरिक? ओके डन। सोनेट है या लिरिक, तो मैं अभी बताती हूँ। वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। सोनेट जो होता है वो 14 लाइन का होता है। आप अपने पोयम के लाइंस को काउंट करो। पोयम के लाइंस यदि आपके 14 हैं, दैट मीन्स कि वो एक सोनेट है। और ऊपर में वो 2 पैराग्राफ में होता है। सोनेट जो होता है वो 2 पैराग्राफ में होता है। पहला होता है 8 लाइंस और नीचे में होते हैं 6 लाइंस। यदि इस क्राइटेरिया को टच कर रहा है, दैट मीन्स कि वो सोनेट है। और ये पोयम लिरिक्स इसलिए क्योंकि ये एक गीत है, ऑलरेडी ये बताया गया है, ठीक है। तो इज दिस क्लियर? डन। आ जाओ, यहाँ पे आ जाते हैं। मैम याद करने का कोई तरीका, बस रिवीजन करना है ना। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, ठीक है। नहीं, ये आपके पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। सोनेट का सिर्फ आएगा कि सोनेट में कितने लाइंस होते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। डिपेंडेंस मतलब होता है निर्भर होना, निर्भर, किसी के ऊपर निर्भर हो जाना, ठीक है। एज्यूम मतलब बेटा, एज्यूम यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। एज्यूम दैट मीन्स कि एक तरीके से हम कहते हैं ना सोचना, या फिर एज्यूम करना, आई एम जस्ट एज्यूमिंग समथिंग, मैं कुछ सोच रही हूँ। एश्योर मतलब होता है विश्वास दिलाना। एज्यूमिंग मतलब सोचना, एश्योर मतलब, यहाँ पे एज्यूम क्या बोला गया होगा कि डोंट एज्यूम द नेगेटिव थिंग्स, तुम कुछ गलत मत सोचो वरना फॉर्च्यून फॉल द थिंग्स गुड। मतलब जो फॉर्च्यून है ना उस चीजों को कर देता है, उसे सही बना देता है, तो गलत चीजों को मत सोचो, राइट। चलो, पोल लेट आता है, कोई नहीं। सरमन का मीनिंग होता है शोकगीत बच्चा। समरी का क्या समरी में पैराग्राफ चेंज होता है? नहीं, आप समरी में पैराग्राफ नहीं चेंज कर सकते हो। आप उसको एक साथ लिखो, आप उसे एक साथ लिखोगे, दैट वन इज गुड फॉर यू, राइट। ओके, थैंक यू एवरीवन। होपफुली आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। यदि क्लास बहुत अच्छा लगा है तो आपको ढेर सारा प्यार देना है, क्योंकि आप यदि ढेर 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 सारा प्यार दोगे ना, तभी मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी। एंड गाइस, वन मोर थिंग, आप में से किसी को भी लगता है कि मुझे निशा मैम से कनेक्ट करना है, देन दिस वन इज माई ID, ओके। निशा, निशा मैम, ओके, निशा मैम PW, ओके। दिस वन इज माई ID, आप लोग वहां पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड द सेकेंड मोर थिंग डेट, मेरा बच्चा, सेकेंड मोर थिंग डेट कि मैं ये PPT जो आप लोगों के लिए बनाती हूँ ना, इसमें आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि आपको किसी भी क्लास में ये चीज देखने को नहीं मिलता होगा, राइट। आप लोग बहुत रिफ्रेश फील करते होगे ये इमेजेस को देखकर। तो ये इमेजेस मैं आप लोगों के लिए ना बहुत मुश्किल से ढूंढ ढूंढ कर लाती हूँ, तो आप लोग थोड़ी कद्र करो मेरे प्यार को। मुझे रोना आ गया तुम लोग मुझसे प्यार नहीं करते हो गाइस। डोंट स्किप द पार्ट ऑफ रेटिंग, रेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अपना ढेर सारा प्यार बनाइए और ये अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, ठीक है। अपना ये जो इमेजेस हैं, ये इमेजेस मैं बहुत मुश्किल से लेकर आती हूँ गाइस, ठीक है। ये देख रहे हो ना, ये आपकी प्यारी सी निशा मैम, काजू मैम। तो दैट्स ऑल। तो ढेर सारा प्यार दिखाइए एंड थैंक यू, लव यू। अभी किसी को कुछ बोलना है तो आप लोग बोल सकते हो, किसी को कुछ पूछना है, बात करना है, मस्ती करनी है, कुछ भी। अच्छा, 2 लाइन गाना, 2 लाइन? तुमने 2 लाइन बोला है, मैं 2 लाइन ही गाऊंगी। अखियां मिलाई कभी अखियां चुराई, हाय तूने किया जादू, कभी मिल जाए कभी शॉपिंग कराए, हाय दिल पे नहीं काबू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू। थैंक यू, यू आर लुकिंग लाइक अ मून। थैंक यू, लव यू गाइस, इतना ही प्यार बनाए रखिए। एंड मैं आपको सच्ची बताऊं, इतना इतना जितना मैं आप लोगों के लिए करती हूँ ना,
गाइज मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, आप लोग बस इतना ही प्यार बनाए रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। और वन मोर थिंग, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग डीपीपी को रिमूव कर दोगे, डीपीपी को जाकर सॉल्व करना है। डीपीपी अपलोड हो चुका होगा, डीपीपी को जाकर बनाना है। और कितने नंबर डीपीपी में आ रहे हैं मुझे ये भी बताना है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस पेपर को जाओ बनाओ और मुझे बताना कि कैसा लगा क्लास, ठीक है। आप लोग कमेंट किया करो, जब आप लोग का क्लास खत्म हो जाता है ना तो आप लोगों के पास आता है ना कमेंट करने के लिए, तो आप लोग कमेंट किया करो, मैं आप लोगों के कमेंट को रीड करती हूँ गाइस। मैं आप लोगों के कमेंट को रीड करती हूँ, तो मैं रीड करूंगी तो अच्छा लगेगा मुझे। तो आप लोग ना कमेंट्स किया करो, ठीक है। क्लास में आप लोग के पास कमेंट करने का होता है, तो आप लोग कमेंट किया करो। लव यू, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी तुम लोग मुझे कल से मिस करने वाले हो, बहुत मिस करने वाले हो। अभी मैं 2-3 दिन तक नहीं आऊंगी ना, अभी फिर क्लास होगा डायरेक्टली। कब आप लोगों का नेक्स्ट क्लास कब होगा मैं बताऊं? नेक्स्ट क्लास कब होगा मैं बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक तो मुझे जैसे ही मेरा मन नहीं करता खोलने का, ये इतना ज्यादा ना क्लास हो जाते हैं कि आपका क्लास होने वाला है 13 मार्च को, ठीक है। 13 मार्च को एंड 14 मार्च को, तो गेट रेडी फॉर दिस क्लास, है ना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। तुम लोग मुझे मिस करने वाले हो गाइस। लव यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू, लव यू बहुत ज्यादा। ध्यान रखना, रिवीजन करना है टाइम पे, अच्छे से खाना खाना है एंड मस्ती करना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो बाय।